नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर हूं आधुनिक भारत के इतिहास का अगला सत्र लेकर के। ये 7वां भाग है। इससे पहले 6 भाग हम सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप सब लोगों को मैं फिर से दोहरा देता हूं कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम जिस किताब की सहायता ले रहे हैं वो है स्पेक्ट्रम, और इसके माध्यम से हम लगातार कई सारे अध्यायों को कवर करते चल रहे हैं और इसमें कई सारी इकाइयां हैं जिसमें से हम पहली इकाई कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हम दूसरी इकाई में हैं और दूसरी इकाई में यूरोपियों के आगमन की बात चल रही है। यूरोपियों के आगमन की बात में हम सब लोगों ने पिछले सत्र में फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी जो है वो किस कंडीशन में भारत आए, और फ्रांसीसियों से पहले मैंने आप लोगों को जो यूरोप से आने वाले इनके दूसरे जो साथी थे उनके ऊपर चर्चा करी थी, जिन्हें आप डेनिश कह रहे थे। क्या कह रहे थे? डेनिश। तो डेनमार्क से आने वाले ये व्यापारी थे। इनकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रही थी, लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से हमने फ्रांसीसियों के बारे में चर्चा किया था। तो आज के इस सत्र में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बहुत विशेष बात बता देना चाहता हूं कि आज का जो ये सेशन है ये अभी तक के सेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक जितने सत्र हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये सेशन है। क्यों? क्योंकि आज हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो इस बात को तय कर देगा, यानी आज का अध्याय ये तय कर देगा कि क्यों भारत में अंग्रेजों का ही शासन हुआ। यह प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कि जब 5-6 यूरोपीय व्यापारी हमारे देश में आए तो यही यूरोपीय व्यापारी अंग्रेज ही क्यों थे जिन्होंने भारत में शासन किया। आज हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है, जबकि इनकी शक्ति को चुनौती देने में फ्रांसीसियों का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बावजूद भी फ्रांसीसीज जो है वो हार जाते हैं। तो आज हम जानेंगे फ्रांसीसीज किस कंडीशन में हारते हैं, कैसे हारते हैं, उसकी नीतियां क्या होती हैं और कौन कौन सी नीति, रणनीति, कूटनीति आदि का प्रयोग आज अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए फ्रांसीसीज और ब्रिटिशर्स प्रयोग करेंगे। और हम लेक्चर के अंत तक ये समझ चुके होंगे कि किसकी रणनीति, कूटनीति और व्यापारिक शैली किससे श्रेष्ठ है। तो चलिए करते हैं आज के सत्र की शुरुआत। और इसमें आपको मालूम है कि हम यूरोपियों के आगमन की बात कर रहे हैं और इसमें ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ीकरण को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग फिलहाल यहां पर हैं और यह है अध्याय 3। अध्याय 3 लगातार आप लोगों का सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है पिछले 6 जो भी सत्र बीते हैं उनमें, लेकिन लगातार कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रही है कि सर आप जो पेन का कलर है वो चेंज कर दीजिए, सर आप इसको थोड़ा सा बड़ा लिखिए, सर ब्लर आ रहा है। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, आप जिस प्रकार के सेशन देखते हैं वैसे मैं भी सेशंस देखता हूं, अपने खुद के भी सेशंस देखता हूं कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। मैंने पाया कि इस तरीके की कोई कमी नहीं है। कमी ये है कि फिर से मैं दोहरा देता हूं कि आप लोग थोड़ा सा मोबाइल फ्रेंडली होइए। जहां कहीं भी आपको इस तरीके की चीजें लगती हैं इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऑटो में चला जाता है, तो उसको आप थोड़ा सुधारिए, है ना। आप अपना जो रेजोल्यूशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, उसमें जो अच्छी क्षमता जिसमें आपको दिख सके उसमें आप देखिए। यदि अगर आपके पास में लैपटॉप इत्यादि है तो आप उसका जरूर इस्तेमाल करें, उसमें आपको और लाभ होगा क्योंकि उसमें ठीक तरीके से दिखाई देगा। बाकी जो मोबाइल से देखते हैं उनको भी स्पष्ट दिखेगा, इतनी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, इन सब चीजों पर अपने समय को व्यर्थ मत करिए क्योंकि ये कीमती समय है, दोबारा नहीं आएगा और इस तरीके की पढ़ाई आपके लिए बहुत कीमती होती है। इसलिए इन सब छोटी छोटी चीजों पर अपना समय व्यर्थ ना करें। दूसरी बात यहां पर यह है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि जब सर सेशन का अंत हो तो हमें इससे संबंधित मुख्य परीक्षा या फिर दूसरे जो प्रश्न हैं वो हमें करने को मिले। तो मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि जब ये अध्याय समाप्त होगा किसी भी समय आपको हम हर सेशन के बाद में क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसके उत्तर जो है वो आगामी सेशन पर डिपेंड होते हैं। तो जब एक यूनिट का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे हम चैप्टर 3 लगातार पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 3 जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको मुख्य परीक्षा हेतु लिखने के लिए भी प्रश्न दूंगा, उसके उत्तर की जांच करके आप लोगों को उसके रिव्यू भी दूंगा, ठीक है। और कुछ प्रश्न जो है हम आपके लिए MCQs टाइप भी रहेंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके प्रीलिम्स के एग्जाम की। तो आप इस पर भी व्यर्थ अपना कमेंट करके अपना समय व्यर्थ ना कीजिए। सब कुछ मिलेगा क्योंकि हमें मालूम है कि बेहतर तैयारी कैसे कराई जा सकती है। इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। आप निश्चिंत होकर के सिर्फ पढ़िए, आप विश्वास रखिए, आप भरोसा रखिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आई होगी। एक चीज और बता देना चाहता हूं, इसमें भी
हिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पिछले लगातार सेशन से जो बच्चे हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, उनको मालूम होगा कि हम हर सेशन में यथा युक्ति जहां जरूरत पड़ती है हम मैप्स का प्रयोग यानी नक्शे का प्रयोग करते हैं। आज के सेशन में नक्शे की भी काफी इंपॉर्टेंस है। नक्शा जो है वो अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो देखने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करिए, अपने मोबाइल में थोड़ा सा रेजोल्यूशन उसका हाई करिए, ठीक है, और देख करके 1080p पर जाकर के सेलेक्ट करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। जूम करके पढ़िए, पॉज करके पढ़िए। आज मैप की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा समझ में आने वाली है, ठीक है। तो जहां कहीं हो तो उस जगह का इस्तेमाल करिएगा। चलिए, इन सब बातों के बाद अब हम कर लेते हैं शुरुआत, और आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। और आप सब लोगों को मैं याद करा दूं कि कल हम लोगों ने प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ा था और अच्छी तरीके से समझा था। कल हमने यह भी जाना था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसीज ना तो जीते, ना ही अंग्रेज हारे, और ना ही इससे कर्नाटक के नवाब को किसी प्रकार का कोई लाभ हुआ। यानी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में किसी विशेष प्रकार के परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिले, खासकर राजनीतिक स्थिति में बिल्कुल नहीं देखने को मिले। बावजूद उसके भी द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, और अब हम इससे समझेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण क्या रहे होंगे। द्वितीय युद्ध कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका 1751 से लेकर के 1755 के बीच में रहा, यानी कि 1755 से लेकर के 1751 से लेकर के 1755 के बीच में रहा। अब 1751 से 1755 के बीच में यह युद्ध क्यों हुआ, उसके लिए हमें प्रथम कर्नाटक युद्ध पर गौर करना पड़ेगा। प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है उस पर हमें गौर करना पड़ेगा और इसके परिणामों पर गौर करना पड़ेगा। आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था एक्स-लॉ-शैपल, कल मैंने बताया था, लॉ-शैपल की संधि से। और इस संधि के परिणामों स्वरूप जब यूरोप में दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम घोषित किया गया, तभी यहां भारत में भी उनके जो युद्ध के जो कार्यक्रम चल रहे थे उन्हें रोके गए, और दोनों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश जो थे वो वापस लौटा दिए। और इस प्रकार से जिस मद्रास पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था वो मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल जाता है इस संधि के कारण। परंतु मद्रास का इस प्रकार अंग्रेजों को मिलना, मद्रास वापस हुआ, किसको वापस हुआ? अंग्रेजों को। लेकिन इस प्रकार से अंग्रेजों को यह मद्रास वापस होना एक अपमानजनक लगा कि केवल एक संधि के माध्यम से हमें मिला है, हम अपनी चीज को पाने के पूर्ण हकदार हैं, दया हमें नहीं चाहिए थी। दूसरा, मद्रास जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान मद्रास जो कि फ्रांसीसी अधिकारियों के हाथ में आ गया था, उनके हाथ से इस संधि के कारण निकल गया। इस कारण भी जो फ्रांसीसी थे उनको मलाल हुआ। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये मद्रास एक बड़ी वजह हो जाती है कि ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध की परिणति करता है, ठीक है। तो आपको यहां पर यह समझ में आया कि द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है उसके होने के एक कारण में सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, और वो क्या है? वो है प्रथम कर्नाटक युद्ध और उसके बाद होने वाली एक्स-लॉ-शैपल की संधि। एक बड़ा कारण था, लेकिन केवल यही एक कारण नहीं है जिसके कारण यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। आज के इसमें स्टोरी भी बहुत है, कंटेंट भी बहुत है, बहुत इत्मीनान से ध्यानपूर्वक लिखते चलिएगा। मैं कहता हूं कि आप इस लेक्चर के साथ अपना रफली वर्क करते चलें, उसके बाद दोबारा से आप इस लेक्चर को रिपीट करके देखें और अपना फाइनल जो नोट्स बना रहे हैं वो बनाएं। कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो क्लास के दौरान भी टीचर इसी स्पीड में बोलता है जिस स्पीड में मैं बोल रहा हूं। ऐसा तो है नहीं कि आपको बोल बोल के लिखाया जाता है वो नर्सरी की बच्चे की तरह, ठीक है। लेक्चरर्स आपको लेक्चर दे करके चले जाते हैं, आपको उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना होता है और उसके आधार पर अपने नोट्स बनाने होते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है? तरीका यही है कि आप इस लेक्चर के साथ अपने एक रफ नोट्स बनाएं। इसके साथ फेयर कॉपी लेकर के बैठेंगे तो आपके नोट्स सही नहीं बनेंगे, इस बात जहां तक मेरा अनुभव है। तो आप अपने एक रफ नोट्स बनाइए फटाफट, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उस रफ नोट्स के अकॉर्डिंग आपको चीजें याद हो जाती हैं और फिर आप उसे फाइनलाइज शब्दों में लिखते हुए, वाक्यों में लिखते हुए, सही तरीके से एक दूसरे से लिंकअप करते हुए अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम पीडीएफ प्रदान करके आपकी सहायता तो करते ही हैं, तो वहां से भी आप कुछ हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो एक कारण मैंने आपको यहां पर ये बता दिया
कि ये क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध और उसकी संधि, और इसकी वजह से हमको सेकंड जो कर्नाटक वॉर है वो होते हुए दिखाई देगा। दूसरा है हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध। अब ये जो दूसरा कारण आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जो सेकंड रीजन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध, ये किस प्रकार से है, इसको हम लोग नक्शे पे भी समझेंगे, लेकिन पहले जरा थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको मालूम है हैदराबाद में उस समय जो निजाम था उसका नाम था आसफ जहां निजामुल मुल्क। क्या नाम था? आसफ जहां निजामुल मुल्क, निजाम उल मुल्क। और कहीं कहीं निजामुल मुल्क को एक साथ लिखा जाता है, तो उसमें माँ पे छोटी ऊ की मात्रा आ जाती है, आधा ला और ऐसे करके बनता है। तो आसफ जहां निजामुल मुल्क जो कि हैदराबाद के नवाब थे, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसी मृत्यु के कारण हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर के यहां पर एक तरीके से खींचातानी देखने को मिलती है। और ये खींचातानी जो देखने को मिलती है ये आसफ जहां निजामुल मुल्क के पौत्र मुजफ्फर जंग और पुत्र नासिर जंग के बीच में देखने को मिलती है। तो किसके किसके बीच में? मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। नासिर जंग कौन है? ये पुत्र हैं, और मुजफ्फर जंग जो है ये कौन है? ये पौत्र है। इन दोनों लोगों का उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है। मतलब ये कहते हैं कि हमें हैदराबाद मिलना चाहिए, ये कहते हैं हमें हैदराबाद मिलना चाहिए। और इस अनस्टेबल कंडीशन का लाभ अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए इन दोनों यूरोपीय शक्तियों ने इसको अवसर के तौर पर देखा। तो यहां पर एक अवसर मिलता है कि यहां हम पॉलिटिकल इंटरफेयर करके इन देशों से या इन राज्यों में हस्तक्षेप करके हम अपने देश को या अपने आप को तुष्ट कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। यह बात यहां से क्लियर हो। पर यही एक कारण नहीं है। मैंने आपको बताया मुजफ्फर जंग और नासिर जंग जो हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं हैदराबाद में गद्दी को अनस्टेबल कर रहे हैं, अस्थायी कर रहे हैं। एक तीसरा कारण भी है, और तीसरा कारण जो है वो आपको मिलेगा हैदराबाद के कह सकते हैं कि हैदराबाद जो था उसी की सूबेदारी के अंदर कर्नाटक कभी आया करता था, लेकिन अब वो कर्नाटक हैदराबाद से मुक्त स्वतंत्र होना चाहता है। तो वहां पर भी एक तरीके से सिंहासन को लेकर के संघर्ष हो रहा है, गद्दी को लेकर के संघर्ष हो रहा है। किसमें? कर्नाटक। और कर्नाटक में होने वाला ये जो गद्दी का संघर्ष है ये भी एक अवसर प्रदान करेगा किसको? ब्रिटिशर्स को और फ्रांसीसीज को, कि वो अपनी अपनी इच्छा पूरी कर सकें इनके माध्यम से, कर्नाटक के माध्यम से भी और हैदराबाद के माध्यम से भी। लेकिन कर्नाटक में क्या प्रॉब्लम थी? आपने देखा होगा कि कर्नाटक युद्ध में, प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो डुप्ले था उसने कर्नाटक के नवाब से एक संधि करी थी या समझौता किया था कि अगर हम अंग्रेजों को हरा करके मद्रास कैप्चर करेंगे तो हम आपको दे देंगे। यह वादा किया गया था डुप्ले के द्वारा वहां के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन से। उस समय वहां का तत्कालीन नवाब कौन था? तत्कालीन नवाब ये कौन था? नवाब था अनवरुद्दीन। ठीक है। तो नवाब अनवरुद्दीन से यह वादा किया था डुप्ले ने, लेकिन क्या यह वादा उसने निभाया? आपने देखा नहीं निभाया। और इसी कारण अड्यार का युद्ध हुआ था, और उस अड्यार के युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन का बेटा जो है वो हार गया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा मलाल जो है वो अनवरुद्दीन के मन में भी होगा डुप्ले यानी फ्रांसीसियों के खिलाफ। लेकिन इसी समय एक अस्थिरता यहां पर देखने को मिलती है, और वह अस्थिरता यह देखने को मिलती है कि जो तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन है इसको गद्दी से हटा करके चांदा साहब बैठना चाहता है। यानी अब यहां पर गद्दी का जो युद्ध है वो चांदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में हो रहा है। लेकिन ये चांदा साहब हैं कौन? चांदा साहब जो हैं ये दोस्त अली, जो कि कर्नाटक के इनसे पहले नवाब थे। दोस्त अली जो कर्नाटक से इनसे भूतपूर्व नवाब हुआ करते थे,
दोस्त अली का बेटा है ये अनवरुद्दीन, और दोस्त अली का ये दामाद है। ये कौन है? दामाद। तो दोस्त अली का दामाद दोस्त अली के बेटे अनवरुद्दीन को गद्दी से हटा करके स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता है। यह स्थिति भी ठीक उसी प्रकार से है जैसे हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग को लेकर के बीच में गद्दी को लेकर के जंग हो रही है। एक एक स्टेप समझते चलिए, नोट करते चलिए। मैं फिर बोल रहा हूं, आज का जो ये सेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जहां समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं अगले सेशन में उसे जरूर आपके मुद्दे के तौर पर उठाऊंगा। किसी ने मुझसे पिछले सेशन में पूछा था कि सर जो ये डुप्ले और नवाब अनवरुद्दीन के बीच में जो अड्यार का युद्ध हुआ उसके बारे में बताइए। तो मैंने आपको बताया कि अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच में एक आपस में समझौता हुआ था कि जब हम मद्रास अंग्रेजों से ले लेंगे तो मद्रास हम आपको देंगे। जब डुप्ले इस बात से मुकर गया तो नवाब ने अपने बेटे को डुप्ले के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा। वही युद्ध कहां पर हुआ? वही युद्ध अड्यार में हुआ, और अड्यार में वह युद्ध इनका बेटा हार गया। यही अड्यार युद्ध था। इसी प्रकार से अगर आपको अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आई, आज के सेशन में समझ में नहीं आती है, आप पूछिए। अगले सत्र में हम प्रयास करेंगे कि किसी न किसी माध्यम से उसको हम क्लियर कर दें, जैसे आज क्लियर कर दें। ठीक है, अब जरा देखिए, अब ये आपस में लड़ रहे हैं यहां पर और ये आपस में लड़ रहे हैं यहां पर। अब इनमें में से कौन किसका साथ देगा? दो लोग हैं, एक तो हैं अंग्रेज और दूसरे हैं भाई फ्रांसीसी। अगर फ्रांसीसी एक का साथ देंगे तो अंग्रेज दूसरे का साथ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करना है और एक दूसरे से बदला लेना है, जो पीछे संधि हुई है एक्स-ला-चैपल की संधि के कारण, जो अपने अपने राज्य वापस करने पड़े उस कारण। तो फ्रांसीसियों ने चांदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ दिया। देखिए, ये जो मुजफ्फर जंग है इनका साथ किसने दिया? फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसी जो है वो किसका साथ दे रहे हैं? मुजफ्फर जंग का साथ दे रहे हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि नासिर जंग का साथ कौन देने वाला है? ये देने वाले हैं अंग्रेज। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। और उधर चांदा साहब का साथ जो है वो फ्रांसीसी देंगे। ये जो चांदा साहब है उसका साथ फ्रांसीसी देंगे। क्यों फ्रांसीसी चांदा साहब का साथ देंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अनवरुद्दीन जो है उससे तो इनकी एंटी हो गई थी और इसीलिए अड्यार युद्ध हुआ था। तो अनवरुद्दीन का साथ कौन देगा? अनवरुद्दीन का साथ देंगे अंग्रेज। कंडीशन समझ में आ रही है ना? अभी साथ देंगे कि पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, एक सतह तैयार हो रही है कि अभी ये सेकंड वॉर होने वाला है कर्नाटक। ये तीसरा कारण हुआ। और एक चौथा कारण भी था, ये थर्ड जो रीजन था जो मैंने बताया। और चौथा रीजन है तंजौर या तंजावुर की समस्या। दक्षिण भारत में दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग में तंजौर एक जगह है जिसे तंजावुर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें समस्या आई। समस्या जो थी वो ये थी, ये समस्या एंग्लो फ्रेंच यानी कि ब्रिटिशर्स और जो फ्रांसीसी थे ये एक दूसरे के शत्रु इस समस्या के कारण भी बने। कैसे बने? 1738 में पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, मैंने आपको बताया था। और इसी डुप्ले ने 1738 में तंजौर पर अधिकार कर लिया। तंजौर पे अधिकार क्या कर लिया? तंजौर में भी इस तरीके से उत्तराधिकार के लेकर के समस्या आई। और इसी 1738 में ही जो ये तंजावुर में उत्तराधिकार की जो समस्या आई, उत्तराधिकार यानी सक्सेसरशिप, ठीक है, कि अब कौन बनेगा राजा, जैसे ये भी उत्तराधिकार का युद्ध है, पीछे भी दिखाया मैंने। वहां जब सक्सेसरशिप की दिक्कत आई 1738 में, 1738 में, तो उसमें इंटरफियर किया डुप्ले ने, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। और उसने इंटरफियर करके वहां से उनका जो राजा है उसका साथ दिया, और साथ दे करके वहां से कराईकल का जो प्रांत है वो प्राप्त किया। ठीक है, तो इसमें उत्तराधिकार में डुप्ले जो है वहां के राजा का साथ दे करके स्टेबल करता है समस्या को, और स्टेबल करने के बाद वहां से जिस जगह को प्राप्त करता है वो कराईकल है। और कराईकल जो है हमने कल आप लोगों को मैप में दिखाया था। जितनी भी चीजें हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सारी चीजें अभी हम मैप पे डिस्कस करेंगे। आप पहले सुनते चलिए, नहीं तो मैप में देखेंगे क्या। ठीक है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि सर इसमें समस्या क्या है? डुप्ले ने जब कराईकल प्राप्त कर लिया तो इसमें फ्रांसीसियों का एक तरीके से वर्चस्व जो है वो तंजौर पे हो गया। तंजौर पर थोड़ा सा ज्यादा दोस्ती हो गई एक तरीके से।
लेकिन तकरीबन 10-11 साल बाद 1749 में एक बार फिर से उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। 1749 में पुनः उत्तराधिकार जो था उसकी समस्या आई, और अब की बार समस्या को सुलझाने के लिए अंग्रेज पहुंचे। पिछली बार कौन पहुंचे थे? पिछली बार देखा आपने फ्रांसीसी पहुंचे थे। इस बार अंग्रेजों ने साथ दिया, और अंग्रेजों को इन्हीं तंजावुर के राजाओं से एक दूसरी जगह मिली जिसका नाम हुआ देवी कोटाई। देवी कोटाई, नॉर्मली आप इसे देवी कोटा के नाम से जानते हैं। देवी कोटा, यह जगह प्राप्त हो गई, और जहां कराईकल के पास पड़ता है ये भी। अब जब ये चीजें ब्रिटिशर्स ने यहां पर एक्वायर करी, और ये चीजें जब डुप्ले या फ्रांसीसीज को पता चली, तो इन दोनों के बीच में आपस में युद्ध हो गया कि यार तुम हमारी जगह पे इंटरफियर क्यों करने लगे। उन्हें फिर से समस्या हुई थी तो हम उनका साथ देते। तो एक तरीके से तंजावुर में भी एक दूसरे के आमने सामने हो गए। कर्नाटक में अवसर बन रहा है एक दूसरे के आमने सामने होने का, और हैदराबाद भी अवसर दे रहा है कि आप एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। और आप यहां से यह समझने का प्रयास कीजिए, फिर हिस्ट्री के कारण को समझने का प्रयास कीजिए। इतिहास में ब्रिटिशर्स ने भारत पे राज क्यों किया? आपको यहां से महसूस नहीं हो रहा है कि भारतीय ही वो अवसर प्रदान कर रहे हैं? ये व्यापार करने आए थे, लेकिन यहां की राजशाही इन व्यापारियों का साथ लेगी, तो स्वाभाविक सी बात है ये व्यापारी हैं, और व्यापारी कोई भी काम निःशुल्क नहीं करता। किसी न किसी तरीके से उसका अपना हित होता ही है। निस्वार्थ काम करेगा अगर व्यापारी, तो व्यापारी क्यों होगा? यह बात इन लोगों को समझ में नहीं आई, ना हैदराबाद को, ना कर्नाटक को, और ना ही तंजौर को, और ना ही आगे चल करके बंगाल, अवध और उड़ीसा को यह बात समझ में आएगी। और क्योंकि इन राजाओं को यह बात समझ में नहीं आएगी, इसीलिए ये व्यापारी इनके आपस में होने वाले युद्धों में एक दूसरे में के मामले में इंटरफियर करते हैं, और करके इन सब का लाभ जो है वो उठाते हैं। तो मेरी ख्याल से अगर आपको यहां से रिवाइज कराया जाए तो सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इसका रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। देखिए, जब यूरोपियों के आगमन की बात हुई तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हम पहुंच गए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध की ही एक तरीके से परिणति है। उसी के कारण यह युद्ध शुरू होता है। मैंने बताया कि ये युद्ध में एक दूसरे से लोग मद्रास को लेकर के मलाल कर रहे थे। इसी बीच एक अवसर जो है वो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लिए बना दिया। साथ ही हैदराबाद ने भी यही अवसर बना दिया। कर्नाटक ने भी यही अवसर बनाया। देखिए हैदराबाद ने किस तरीके से अवसर बनाया, यहां पर लिखा। उसके बाद कर्नाटक में भी यही अवसर बना तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ। उसके पिता का दामाद चांदा साहब जो है वो अगेंस्ट में आ गया, और यहां पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के आमने सामने होने के अवसर ढूंढ लेते हैं। और तंजावुर में भी इस समस्या का समाधान जो हो रहा था, पहले समस्या जब हुई तो उसमें डुप्ले ने समाधान किया और उसे कराईकल मिला, और जब दोबारा समस्या हुई तो वहां अंग्रेजों ने साथ दिया और देवी कोटाई मिला। इस तरीके से यहां पर भी एक दूसरे का आमना सामना होते हुए दिख रहा है। अब हम आइए जरा नक्शे पे नजर डालते हैं, और जब हम नक्शे पे नजर डालेंगे तो हमने जितनी भी चीजें पीछे देखी उनको समझने का प्रयास करेंगे। जरा देखिए, पहले तो देख लीजिए ये वाला प्रोविंस देखिए। आप पिक्चर क्वालिटी क्लियर रखिएगा, नहीं तो ये मैप दिखेगा नहीं। सलाह दे सकता हूं कि थोड़ा सा डेटा इन्वेस्ट कीजिए और इसे हाई क्वालिटी पे देखने का प्रयास कीजिए, एचडी क्वालिटी में। इस मैप को एटलीस्ट इतना पार्ट तो एचडी क्वालिटी में देखिए। बाद में 240 पे आ जाइए, 360 पे आ जाइए, वो आपकी मर्जी, नहीं तो ये दिखेगा नहीं। तो निजाम जो है ये आप देख सकते हैं। ये जो प्रोविंस आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर वाला जो प्रोविंस दिखाई दे रहा है, ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूं फिलहाल, अभी हटा दूंगा क्योंकि एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो बाद में दिक्कत करेंगे, क्योंकि यहां बहुत खिचड़ी पकने वाली है। तो ये जो प्रोविंस वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये हैदराबाद वाला, ये आपका हैदराबाद है, ठीक है। और हैदराबाद के बारे में मैंने आपको बताया किस तरीके से जंग चल रही है। हैदराबाद में जंग चल रही है, जंग से याद रखेंगे आप, मुजफ्फर जंग, नासिर जंग, ठीक। उसके अलावा आप ये वाला एरिया देखिए, ये वाला जो एरिया है ये कर्नाटक का है। आप इसमें आरकूट लिखा हुआ देख सकते हैं, आरकूट ये लिखा है ना, ARCOT, आरकूट कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक है एक तरीके से, ठीक है।
तो ये आपस में ये एरिया हमको देखने को मिला। अब हम इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा जूम करके आपको और चीजें समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, आप जरा देखिए, थोड़ा सा मैं आपको और जूम करके इसको अच्छे समझाने का प्रयास करता हूं। जरा देखिए, यहां देखिए, वही चीज मैं थोड़ा सा बड़ा सा करके आपको दिखा रहा हूं। ये मद्रास आपको दिख रहा है, ये मद्रास है। ध्यान से सारी चीजें एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि बार बार हम स्लाइड को इधर उधर करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, हमें भी होगी। इसलिए मैप को इस समय समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। हिस्ट्री मैप पर, नक्शे पर, ठीक है, ध्यान से समझिए। ये मद्रास है और मद्रास से दक्षिण में आप यहां आएंगे तो ये है पौंडीचेरी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका पौंडीचेरी है और ये आपका मद्रास है। ये मद्रास किसकी जगह है, अंग्रेजों की, और पौंडीचेरी किसकी जगह है, फ्रांसीसियों की। आप इसी पौंडीचेरी के ठीक नीचे देख रहे हैं सेंट डेविड पोर्ट लिखा है, पोर्ट सेंट डेविड। ये पौंडीचेरी है, ये नीचे ठीक आपका सेंट डेविड पोर्ट है। सेंट डेविड पोर्ट किसका है, अंग्रेजों का है। ध्यान रखेंगे सारी चीज, ठीक। उसके बाद और नीचे आइए, ये आप देख रहे हैं तंजावुर है। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है हल्का सा पिंक कलर का, ये जो जोन है ये तंजावुर है। अभी तंजावुर के बारे में मैंने आपको बताया 17, 38 और 49। ठीक है, 38 में आप देख सकते हैं यहां से ये कराईकल है। ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये कराईकल है, ये कराईकल है जो पहले डुप्ले ने जीत लिया था। और इसी तंजावुर में ही दूसरा जब अस्थिरता वाला कंडीशन आया तो अंग्रेजों ने साथ दिया। और ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये आपको देवी कोटा दिख रहा है, DEVICOTA, देवी कोटा या देवी कोटाई इसी को बोलते हैं। तो यहां पर भी अंग्रेज फ्रांसीसी, यहां अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज पोर्ट सेंट डेविड में अंग्रेज। कंडीशन समझ में आ गई, हाँ या नहीं। एक जगह मैं आपको और दिखा दे रहा हूं, देखो इसको याद रखो, ये जगह आगे काम आएगी। ये क्या लिखा है, त्रिचिरापल्ली। क्या लिखा है ये, त्रिचिरापल्ली। अभी चांदा साहब जब हारेगा भागेगा तो त्रिचिरापल्ली जाएगा। तो ये त्रिचिरापल्ली जो है ये ध्यान रखिए, ये त्रिचिरापल्ली, ठीक है। तो त्रिचिरापल्ली भी आपको याद हो गया। और ये देखिए यहां पर ये है वेल्लोर। वेल्लोर ये छोटा सा, ये जो कर्नाटक का प्रांत मैंने आपको दिखाया था जिसमें बड़ा सा आर्कुट लिखा हुआ है, वो आर्कुट, वो पर्टिकुलरली आर्कुट जो जगह है ये आर्कुट प्रोविंस दिखा रहा है, या इसको आप कर्नाटक प्रोविंस कह सकते हैं। और उसमें ये जो जगह है ये है आर्कुट, ये है, इसकी राजधानी हुआ करती, कर्नाटक की राजधानी है आर्कुट, ठीक। तो आर्कुट पे कब्जा होगा अभी, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आर्कुट है और ये आपका वेल्लोर है, ठीक है, ये वेल्लोर है। अब हम इस मैप को थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं अपनी ओरिजिनल साइज में लाने के लिए। देखिए फिर से देखिए, समझिए, छोटे मैप में अब आपको और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। रिमाइंड करते हैं, ये आपका हैदराबाद है, ये कर्नाटक है। इस कर्नाटक की राजधानी यहां पर ये आर्कुट है, ये कर्नाटक की राजधानी आर्कुट है। कुछ चीजें मैं लिखता चल रहा हूं, ये देख सकते हैं, ये है कर्नाटक का आर्कुट, ये आर्कुट, ये कर्नाटक की राजधानी है। ये आपका मद्रास है, ये मद्रास, बड़ा सा लिख दे रहा हूं मैं। उसी से नीचे आएंगे आप यहां पर, ये आपका पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी। उसी से नीचे आएंगे आपका ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये तंजौर है, तंजौर, या आप जिसे तंजावुर कह रहे हैं, तंजावुर, ठीक है, ये तंजावुर है। ये आप 1738 में ये जो जगह है ये कराईकल है, कराईकल, जो कि फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ था, जो कि फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ था। और इसी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये है आपका, ये है आपका देवी कोटाई, देवी कोटाई, मार कोटाई नहीं, देवी कोटाई, ठीक है, ध्यान रखना। इसका नाम हम यहां पर लिख दे रहे हैं देवी कोटाई, देवी कोटाई या देवी कोटा। ये किसका है, ये अंग्रेजों का है, ये अंग्रेज, इस पे अंग्रेज दिक्कत कर रहे हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट, हाँ या नहीं, क्लियर है। यहां पर आपको एक जगह याद रखनी है, इस जगह पर, इसका नाम है त्रिचिरापल्ली। इसका नाम क्या है, त्रिचिरापल्ली। ये त्रिचिरापल्ली भी जगह आपको ध्यान रखनी है, ये सब आगे काम आएंगे। ये मैसूर आपको दिख रहा है, ये मैसूर प्रोविंस है, ठीक है। इधर आपको मराठा वाली जो जगह है वो दिखाई देंगी, उसके ऊपर आपको महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, क्लियर।
जितना कुछ हमको बताना था, बेसिक जो पॉइंट्स हमको यहां पर मैप पे दिखाने थे वो हमने आपको दिखा दिए। अब एक चीज और दिखानी है, वहां पर चलते हैं जरा। अब जरा यहां आइए, अब इस मैप को भी बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो क्लियर नहीं होगी बात। देखिए, ये हैदराबाद है, अभी मैंने मैप में दिखाया। ये कर्नाटक है, अभी मैंने मैप में दिखाया। हैदराबाद में मैंने आपको बताया कि पहले कौन था, आसफ जहां निजामुल मुल्क, ये वहां के राजा थे जिनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद उनके बेटे नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में जंग हुई। अभी बीच में इनका एक और बेटा है जिसका नाम है सलावत खान। ये नासिर जंग का भाई है, छोटा भाई है। नासिर जंग का छोटा भाई है सलावत, जिसे बाद में फ्रांसीसी जो है हैदराबाद का निजाम बनाएंगे। लेकिन अभी फ्रांसीसी साथ दे रहे हैं मुजफ्फर जंग का, और अंग्रेज साथ दे रहे हैं नासिर जंग का। मैंने शुरुआत में लिखाया, ठीक है। कर्नाटक में स्थिति क्या है, पहले कर्नाटक का नवाब था दोस्त अली, दोस्त अली का बेटा था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों से खार खाए बैठा है, आपको मालूम है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका साथ कौन देंगे, अंग्रेज देंगे। अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली, जो कि आगे जो है कर्नाटक का नवाब बनेगा। तो अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली, ये ध्यान रखना है। अंग्रेजों की सहायता से ये कौन बन जाएगा, कर्नाटक का नवाब। आगे बनेगा, कैसे बनेगा कहानी समझाएंगे। दोस्त अली का ही दामाद है जो कि अनवरुद्दीन को चुनौती दे रहा है, और वो बनना चाहता है नवाब। और इसीलिए क्योंकि फ्रांसीसी अनवरुद्दीन के विरुद्ध हैं, इसलिए वो साथ देंगे चांदा साहब का। चांदा साहब का बेटा आगे रजा खां है, जो अंग्रेजों से युद्ध करने जाएगा लेकिन हार जाएगा। तो ये पूरी कहानी हमने आपको यहां पर मैप में दिखा दी, समझा दी। अब जहां आपको जरूरत पड़े अपने हिसाब से इस मैप को, मैं इसको कह सकता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो आपको आसानी हो जाएगी बाद में लिखने में, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं उसी जगह पर और कहानी की करते हैं शुरुआत। कहां से कहानी शुरू हो रही थी, यहां तक हम पहुंच चुके थे, समस्या हमने आपको बता दी है। मैप पे हम, और मैप से अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि युद्ध जो है वो कैसे शुरू हुआ। युद्ध की शुरुआत होती है अंबुर से, ठीक है। युद्ध की शुरुआत जो होती है वो अंबुर से। अच्छा, यहीं पे ही आपको वॉन्डिवॉश भी दिखाई देगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, ये वाली जो जगह है ये वॉन्डिवॉश है, ये वॉन्डिवॉश, ठीक है। ये वॉन्डिवॉश जगह है। आगे चल करके आपको वॉन्डिवॉश भी याद रखना है, वॉन्डिवॉश। और ये वॉन्डिवॉश जगह क्यों फेमस है आप सब लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो अभी मैं आगे बताऊंगा। जिनको मालूम है जरा कमेंट सेक्शन में लिखो कि वॉन्डिवॉश की जगह मैंने यहां पर क्यों दिखाई, इंपॉर्टेंट क्यों है वॉन्डिवॉश, ये भी मैंने आपको बताया। क्लियर है, तो ये सब जगहें हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी, क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अंबुर की तरफ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंबुर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, 1749 में ये हुआ। डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है, वो चांदा साहब का साथ दे रहा है, मैंने बताया, और हैदराबाद के मुजफ्फर जंग का साथ दे रहा है। तो ये चांदा साहब से और मुजफ्फर जंग से संधि करता है, और संधि करके इकट्ठा हो जाता है, यानी 3 लोग इकट्ठे होते हैं। कौन कौन, चांदा, मुजफ्फर और फ्रांसीसी। और जब फ्रांसीसी की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको यहां पर नाम याद रखना है डुप्ले, ठीक है। ये इकट्ठे हो जाते हैं, और ये तीनों लोग संयुक्त रूप से, देखिए यहां लिखा है डुप्ले, चांदा और मुजफ्फर जंग। चांदा कहां के, कर्नाटक के, मुजफ्फर जंग कहां के, हैदराबाद के। इनके साथ संधि कर लेता है और कर्नाटक के खिलाफ आक्रमण करता है। और कर्नाटक का नवाब उस समय कौन है, अनवरुद्दीन है, मैंने आपको बताया। कौन है नवाब वहां पर, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन इनके खिलाफ जो है आक्रमण हो जाता है। और ये जो आक्रमण है, ये आक्रमण 3 अगस्त 1749 को होता है। तो 3 अगस्त 1749 को अंबर के युद्ध हो रहा है, और इस अंबर के युद्ध में इन तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से अपनी ताकत आजमाई है अनवरुद्दीन के खिलाफ। अनवरुद्दीन इस युद्ध में हार जाता है और मारा जाता है। तो अब अगर हम लोग जब कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन है। अनवरुद्दीन के खिलाफ कौन है, चांदा साहब है। मैंने आपको यहां पर दिखाया था अनवरुद्दीन के खिलाफ कौन है, अनवरुद्दीन के खिलाफ चांदा साहब। ये तो अनवरुद्दीन तो मारा गया,
चांदा साहब फ्रांसीसियों की सहायता से अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण करते हैं, अनवरुद्दीन हार जाते हैं, मैंने यहां पर बताया अंबूर के युद्ध में, और ये मारे गए। तो जो जीता वो कौन जीता? चांदा जीते और फ्रांसीसी जीते। अब आप कहेंगे सर जीते तो मुजफ्फर जंग भी, लेकिन मुजफ्फर जंग से हमें क्या लेना देना है? यहां पर मुजफ्फर जंग ने सहायता करी, वो एक अलग बात है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो जो शेष बचा हुआ जो भाग था कर्नाटक जो था, उस पर किसका अधिकार हो गया? चांदा का। शेष कर्नाटक पर चांदा साहब का अधिकार हो गया। ये आपको स्पष्ट बात समझ में आई? यस या नो? बहुत इंगेजिंग रखिएगा सेशन आज का। अगर आप यस नो नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और कहानी एकदम एक दूसरे के पीछे लगी हुई है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं यहां तक समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से शेष संपूर्ण जो भाग था कर्नाटक का, उस पर चांदा साहब का अधिकार हो गया। चांदा इस बात से खुश होकर के फ्रांसीसियों को कुछ देगा कि नहीं देगा? क्योंकि फ्रांसीसियों की मदद से चांदा को मिला है ये। तो चांदा ने दिया, क्या दिया? पौंडीचेरी के पास 80 गांव किसको मिले? फ्रांसीसियों को मिल गए। फ्रांसीसी का मतलब कौन है? डुप्ले है यहां पर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने एक हिस्से में देखा कि एक हिस्सा जो है ये कर्नाटक जो है वो चला गया फ्रांसीसियों के पास। अब वहां पे व्यापार और सारी चीजें अपनी मर्जी से वो करेंगे, सेना तैयार करेंगे। लेकिन अंग्रेज तो नहीं चुप बैठेंगे ना। चुप बैठे या ना बैठे, फ्रांसीसी इस जीत से अति उत्साहित हैं, और उत्साहित हैं इसीलिए हैदराबाद में भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। अब हैदराबाद में ये अंग्रेज कैसे अपना प्रभाव बढ़ाएंगे उसको चलिए देखते हैं। तो फ्रांसीसियों ने कैसे कर्नाटक पर प्रभाव बनाया समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव कैसे होगा? अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग को कर्नाटक पर आक्रमण के लिए उकसाना शुरू किया, भड़काया अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है भाई, क्योंकि आप इधर जीत रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है? नासिर जंग जो कि हैदराबाद की गद्दी चाहता था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्लियर रखिएगा सारी चीजें माइंड में। हैदराबाद की गद्दी जो है वो कौन पाना चाहता था? हैदराबाद की गद्दी पाना चाहता था नासिर जंग, मुजफ्फर जंग के अगेंस्ट, निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद। समझ में आ रहा है ना? तो मुजफ्फर जंग जिसने साथ दिया, अभी देखा आपने, मुजफ्फर जंग ने अभी अभी साथ दिया, वहां पे संधि करी थी टुपले के साथ में। तो नासिर जंग जो है वो किसके साथ हो गया? ब्रिटिशर्स के साथ हो गया। और नासिर जंग को अंग्रेजों ने भड़काया और कहा कि कर्नाटक पर आक्रमण करो, क्योंकि तुम्हारे ही प्रतिद्वंदी की सहायता से कर्नाटक में सरकार बन रही है। और इस भड़के हुए व्यक्ति ने 1750 में 1750 में कर्नाटक के ऊपर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? नासिर जंग ने। अब मुजफ्फर जंग जो था, जो अभी फ्रांसीसियों के साथ था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जो मुजफ्फर जंग है ये फ्रांसीसियों के साथ था। इसको कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों ने धोखा दे दिया, और क्योंकि फ्रांसीसी अधिकारियों ने मुजफ्फर जंग को धोखा दे दिया, इसलिए नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को कैद कर लिया। किसको कैद कर लिया? मुजफ्फर जंग को कैद कर लिया। मुजफ्फर जंग को नासिर जंग ने क्या कर लिया? कैद कर लिया। लेकिन अब यहां पर देखेंगे कि आप इस स्थिति में अगर हम देखें तो भाई डुप्ले जो है वो पीछे हो गया। नासिर जंग को फायदा हुआ, उसने मुजफ्फर जंग को कैद कर लिया। तो आपको लगेगा कि हैदराबाद में तो नासिर जंग की सरकार बनने जा रही है, लेकिन डुप्ले ने यहां पर कूटनीति खेली। और डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने नासिर जंग के कुछ सैनिक जो थे, महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी की बात हो रही है, सैनिकों की बात नहीं हो रही, सैन्य अधिकारियों की बात हो रही। डुप्ले ने इन सैन्य अधिकारियों को लालच दिया। लालच, साम दाम दंड भेद, सभी नीतियों का पालन हो रहा है। नासिर जंग के खिलाफ, नासिर जंग के ही महत्वपूर्ण अधिकारियों को डुप्ले ने घूस दिया, लालच दिया, और इन्हीं सैन्य अधिकारियों ने नासिर जंग की हत्या कर दी।
नासिर जंग की हत्या कर दी। और एक बार फिर से डुप्ले को मौका मिला कि वो मुजफ्फर जंग को अपने विश्वास में ले, क्योंकि कुछ फ्रांसीसियों ने भी गद्दारी करी थी, लेकिन डुप्ले ने फिर से सहायता करी। और डुप्ले ने हैदराबाद में भी मुजफ्फर जंग की सरकार जो है वो घोषित कर दी। डुप्ले ने किसकी सरकार घोषित कर दी? डुप्ले जो है बोलता है कि अब नवाब जो है हैदराबाद का नवाब, देखिए अभी आपने देखा कि कर्नाटक का नवाब भी चांदा साहब बनवाया डुप्ले ने, और अब हैदराबाद का नवाब भी मुजफ्फर जंग को बनवा रहा है डुप्ले। लेकिन डुप्ले ने इस ताजपोशी के लिए एक दूसरे योग्य सिपाही या सैन्य अधिकारी को बुलाया, फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी को, और उसका नाम था बुस्सी। क्या नाम था उसका? बुस्सी, BUSSY। ये जो बुस्सी है, ये मुजफ्फर जंग को, जो कि नवाब घोषित हुआ था, उसको नवाबी प्रदान करने जा रहा था। लेकिन रास्ते में मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी गई, मार्ग में ही किसी ने मुजफ्फर जंग को मार डाला, इसकी हत्या हो गई। और जब किसी ने मुजफ्फर जंग की हत्या हैदराबाद की गद्दी संभालने जाते समय रास्ते में कर दी, तो फिर सलावत जंग को गद्दी पर बैठाया बुस्सी ने। किसको बैठाया? सलावत जंग। और जब सलावत जंग गद्दी पर बैठा, ठीक है, नासिर का छोटा भाई है। सलावत जंग कौन है? नासिर जंग का, ये नासिर जंग जिसको पहले मार डाला गया, नासिर जंग का अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने, छोटा भाई। इसको गद्दी पर बैठाया। गद्दी पर बैठाना तो मुजफ्फर जंग को था, लेकिन वो मारा गया, तो नासिर जंग गद्दी पर बैठा। और नासिर जंग ने, जब जैसे आपने देखा कि चांदा साहब जब गद्दी पर बैठा, तो चांदा साहब ने पौंडीचेरी के पास 80 गांव दिए। नासिर जंग का जो छोटा भाई है सलावत खान, ये सलावत जंग ने भी कुछ दिया होगा। और सलावत जंग ने दिया उत्तरी प्रदेश। उत्तरी प्रदेश जो है, जिसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, उत्तरी प्रदेश या उत्तरी सरकार वाला जो प्रांत है वो दिया हैदराबाद में। ठीक है, देखिए ये वाला जो रीजन है, ये रीजन जो है। और इधर पौंडीचेरी वाला रीजन भी, पौंडीचेरी के आसपास बड़ी सी जगह दे दी थी। तो यहां सरकार, ये सब फ्रांसीसियों की सरकार। और आप इन स्थितियों में ये अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो काफी हद तक नाकाम रहे। तो ये फर्स्ट हाफ है इस बैटल का। और ये फर्स्ट हाफ के बैटल में आप देख सकते हैं कि अंबूर का युद्ध हुआ हो या हैदराबाद में उत्तराधिकार का जो जंग हुआ है वो युद्ध हुआ हो, कर्नाटक और हैदराबाद दोनों पर डुप्ले ने अपनी प्रभुता जो है वो दिखा दी है। और किस तरीके से अपनी कूटनीति चाल का प्रयोग करते हुए दोनों जगहों पर शानदार तरीके से अपनी पैठ जमवा दी। अब यहां तक तो आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फ्रांसीसी जो है वो, या डुप्ले जो है, उसको अभी तक लाभ हुआ है। लेकिन अब समझते हैं आगे की कहानी। यहां तक कहानी समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए भाई सब लोग। आगे की कहानी में त्रिचनापल्ली का घेराव होगा। और त्रिचनापल्ली मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको मैप में त्रिचनापल्ली दिखाया था। ये है त्रिचनापल्ली, ठीक है, साउथ में ये त्रिचनापल्ली। बहरहाल अब त्रिचनापल्ली का घेराव किस तरीके से हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसकी कंडीशंस क्यों बन रही हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक चूंकि फ्रांसीसी जो है वो जीतते हुए दिख रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स को कुछ नया करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने मद्रास में नया गवर्नर भेजा। और वो जो नया गवर्नर था उसका नाम था थॉमस सैंडर्स। ये नया गवर्नर आया जो कि 1750 से 55 तक भारत में रहा। और इस नए गवर्नर थॉमस सैंडर्स ने बड़ी तेजी से, मतलब ये काफी योग्य था, काफी दूरदर्शी प्रवृत्ति का था, तो उसने तुरंत जो है सिचुएशन यहां की संभालनी शुरू करी। तो जो फर्स्ट हाफ अभी आप फ्रांसीसियों के पक्ष में जाते देख रहे हैं, सेकंड हाफ देखते हैं किसकी तरफ बैठेगा। इस थॉमस सैंडर्स ने मोहम्मद अली की सहायता करी। थॉमस सैंडर्स ने किसकी सहायता करी? मोहम्मद अली की सहायता करी। आइए जरा मोहम्मद अली के बारे में यहां देखते हैं। ओहो, यहां देखिए मोहम्मद अली कौन है? अनवरुद्दीन का बेटा। अनवरुद्दीन जो कि मारा जा चुका है, इसको हटा करके चांदा साहब गद्दी पर बैठ गया था, है ना। तो अनवरुद्दीन का बेटा जो है उसकी सहायता करेंगे लोग। चांदा साहब के पक्ष में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां तो फ्रांसीसी हैं।
तो अनवरुद्दीन का बेटा जो मोहम्मद अली है, ठीक है, उसकी जो है यहां पर सहायता करने शुरू करी। किसने? थॉमस सैंडर्स ने मोहम्मद अली की सहायता करी। अब मोहम्मद अली की सहायता क्यों करी, ये तो अभी हमने आपको मैप में दिखा दिया। सहायता किस प्रकार से करी कि मोहम्मद अली को अपने तरफ मिला करके इसी सैंडर्स ने, सैंडर्स ब्रिटिश में सैंडर्स बहुत हैं, आगे भी कुछ सैंडर्स के बारे में पढ़ेंगे, 2 सैंडर्स अभी आगे भी मिलेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहां मोहम्मद अली 1751 में 50 में आया और 1751 में ये मोहम्मद अली की सहायता से त्रिचनापल्ली की ओर चला। कौन? सैंडर्स। ये त्रिचनापल्ली का घेराव करने के लिए चल दिया। और साथ ही साथ जब ऐसी घटना घटी तो फ्रांसीसियों ने चांदा साहब की रक्षा करने के लिए सेना भेज दी, क्योंकि चांदा उस समय जो था वो त्रिचनापल्ली में था। चांदा कहां था? त्रिचनापल्ली में था। और क्योंकि चांदा त्रिचनापल्ली में था, इसीलिए इस त्रिचनापल्ली को यह सैंडर्स घेरने गया था मोहम्मद अली के साथ। स्वाभाविक सी बात है कि त्रिचनापल्ली में जहां पे चांदा था, उस चांदा की सहायता करने के लिए फ्रांसीसियों ने, जो फ्रांसीसी रहे होंगे वो आगे कदम बढ़ाए होंगे, क्योंकि इसी की सहायता से गद्दी पर बैठा था। तो फ्रांसीसियों ने चांदा की रक्षा हेतु सेना भेजी। चांदा की रक्षा हेतु क्या कर दी? सेना भेज दी। और जब चांदा की रक्षा हेतु फ्रांसीसी सेना यहां आई तो इसी समय एक नया जो नाटक है वो शुरू हुआ कर्नाटक में। और वो नया नाटक ये था कि इसी साल 1751 में ही, 1751 में ही, 1751 लिखा है भाई, ठीक है, 1751 में ही तंजौर का नाम याद रखिए। तंजौर का जो शासक है, इसके अलावा मुरारी एक व्यक्ति था जो कि मराठा सरदार था। ये मराठा सरदार था ये। और साथ ही साथ मैसूर को भी मैंने आप लोगों को दिखाया था प्रांत, मैसूर प्रांत, मैसूर का जो शासक है और तंजौर का जो शासक है, ये सब, तो ये तीनों भी अंग्रेजों का साथ देने लगे। अंग्रेज, देखिए कंडीशंस कैसे हो रही हैं। इधर चांदा घिर गया है, फ्रांसीसी चांदा की सहायता करने के लिए त्रिचनापल्ली गए हैं, त्रिचनापल्ली को पहले से अंग्रेजों द्वारा घेरा गया है, और अंग्रेजों की सहायता के लिए तंजौर, मराठा सरदार और मैसूर का शासक भी मिल गया है। फ्रांसीसियों की समस्या बड़ी हो गई। उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ब्रिटिश गवर्नर भी यहां पर था। और उसी रॉबर्ट क्लाइव ने जब देखा कि ये एक अच्छा मौका है फ्रांसीसियों को मुंह तोड़ जवाब देने का, तो उसने तुरंत एक नई चाल चली। अभी आप देख रहे हैं कि ये सैंडर्स जो है वो त्रिचनापल्ली का घेराव करने आ गया है। रॉबर्ट क्लाइव इसके पास पहुंचा और इसने सैंडर्स को कहा कि अब तुम यहां से हट करके कर्नाटक की राजधानी जाओ और कर्नाटक की राजधानी पे आक्रमण कर दो। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कर्नाटक की राजधानी क्या थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कर्नाटक की राजधानी थी आर्काट। तो सैंडर्स जो है वो आर्काट का घेरा करने चला गया, क्योंकि सैंडर्स को आर्काट घेरने के लिए कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? आपने देखा, ये जो ब्रिटिश अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो इस तरीके से देखिए यहां पर भी फ्रांसीसी घिर गए, या फ्रांसीसी सहायक जो थे वो घिर गए, और कर्नाटक जिस पर फ्रांसीसियों ने अधिकार किया था वहां पर भी अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। अब अफरा तफरी मच गई दोनों जगहों पर, किसको संभालें, किसको पकड़ें, किसको छोड़ें। आनन फानन में कर्नाटक को बचाने का प्रयास किया जाना तेज कर दिया गया। और क्योंकि कर्नाटक को बचाने का प्रयास तेज करना ही था, वो राजधानी थी, इसीलिए बाद में सैंडर्स के बाद में रॉबर्ट क्लाइव भी वहीं पहुंच गया। रॉबर्ट क्लाइव अपने 200 अंग्रेज साथी और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर के
कर्नाटक की ओर चल पड़ा। और जब ये कर्नाटक की ओर चल पड़ा तो कर्नाटक में आरकाट का एक युद्ध हुआ और इस तरीके से अगस्त 1751 में जो आरकाट है, अगस्त 1751 में जो आरकाट है, उस आरकाट पर विजय प्राप्त हुई, जीत लिया। किसने जीत लिया? ब्रिटिशर्स ने जीत लिया। अब ब्रिटिशर्स को आरकाट मिल गया, यानी कर्नाटक मिल गया पैसे में। और क्योंकि कर्नाटक हाथ से निकल गया, इसीलिए चांदा साहब ने भी गेम खेला और चांदा साहब ने अपने बेटे रजा खां को आरकाट का घेराव करने के लिए कहा। तो ये कैसे कैसे सिचुएशंस बन रही हैं। सैंडर्स आया, उसने त्रिचनापल्ली का घेराव किया, त्रिचनापल्ली को बचाने के लिए इधर फ्रांसीसी आए तो आरकाट खाली हो गया। आरकाट सेना भेज दी और खुद भी बड़ी सेना लेकर के पहुंच गया। आरकाट पर कब्जा हुआ। आरकाट पर कब्जा हुआ देखा तो चांदा साहब ने एक बड़ी सेना तैयार करके रजा खां को भेज दिया। रजा खां कौन है? चांदा साहब का बेटा है, मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले। और चांदा साहब के बेटे रजा खां ने आरकाट का काफी दिन तक घेराव किया रहा। एक स्थिति ऐसी लगी कि शायद चांदा साहब का बेटा जीत जाएगा, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव तो रॉबर्ट क्लाइव था। 53 दिन तक वो अपनी भूख से, अपनी सेनाओं की भूख से लड़ता रहा। 53 डेज तक, 53 दिन तक भूख से लड़ा, क्योंकि घेराव जब कर दिया जाता ना तो सामान बंद, आना जाना सब कुछ बंद। तो आप कितने दिन लड़ेंगे? भूखे सैनिक नहीं लड़ सकते थे। 53 डेज की बात थी, एक दो दिन की बात नहीं थी। 53 दिन तक फिर भी जो है रॉबर्ट क्लाइव किसी तरह डटा रहा। आरकाट उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि उसे यह समाचार मिला था कि जल्द ही ब्रिटिशर्स जो है दूसरी सेना आपकी सहायता के लिए भेजेंगे। और सहायता थोड़ी देर बाद आई, और यह सहायता आई मेजर लॉरेंस के रूप में। मेजर लॉरेंस जो है वो अब क्लाइव के साथ आकर के मिल गया। और क्योंकि अभी तक रजा खां जो कि लग रहा था कि जीतेगा, वो लॉरेंस की सहायता जो है जब क्लाइव को मिली, उस सहायता के कारण रजा खां जो है वो कमजोर पड़ गया। और अंततः रजा खां जो है उसको घेराव जो है वो हटाना पड़ा। घेराव हटाया। किसने हटाया? रजा खां ने हटा लिया। और इस तरीके से ये जो आरकाट था वो अंततः किसके पास रह गया? वो अंततः रह गया आपका अंग्रेजों के पास। अब आप सोच रहे होंगे सर त्रिचनापल्ली का क्या हुआ? वहां से तो चांदा साहब ने अपने बेटे को भेज दिया, वहां पे सैंडर्स गया हुआ था, सैंडर्स को आरकाट भेज दिया गया। कुछ समय बाद क्लाइव भी आरकाट ही चला गया, तो वहां त्रिचनापल्ली में कौन रह गया? त्रिचनापल्ली में जो चांदा साहब था वो अभी था, और उसी चांदा साहब को, क्योंकि अब यहां पर आप देख सकते हैं आरकाट पे कब्जा कर लिया है, तो आरकाट पे कब्जा करने के बाद ये लोग त्रिचनापल्ली फिर चले। कौन? इनकी संयुक्त सेना, क्लाइव और लॉरेंस की। क्लाइव और लॉरेंस की संयुक्त सेना ने फिर त्रिचनापल्ली पर भी आगे चल करके अधिकार कर लिया, और अब वहां पर मोहम्मद अली को नवाब बनाया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि एक तो आरकाट चला गया आपके हाथ से, और दूसरा आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अली ये कर्नाटक का नवाब बन गया है। तो मोहम्मद अली नवाब बन गया है, तो कैसे बन गया है? इसकी कंडीशन क्या थी? किस परिस्थिति में बना? मोहम्मद अली नवाब इस प्रकार से बना कि जब रॉबर्ट क्लाइव और लॉरेंस की संयुक्त सेना त्रिचनापल्ली गई, तो मैंने बताया वहां पर कौन था? चांदा साहब था। और चांदा साहब को जो प्रोटेक्ट कर रहा था उस समय, जो फ्रांसीसी गवर्नर प्रोटेक्ट कर रहा था, फ्रांसीसी कमांडर था बेसिकली वो, उसका नाम था लॉ। तो ये जो लॉ है, फ्रांसीसी कमांडर जो लॉ है, ये लॉ जो है वो पकड़ा गया। लॉ जो है ये गिरफ्तार हो गया। ठीक है, किसने गिरफ्तार कर लिया? अंग्रेजों की सेना ने, क्लाइव और लॉरेंस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, और चांदा जो है वो भाग निकला।
लेकिन उसके बावजूद भी चांदा का पीछा किया गया और चांदा का पीछा पकड़ करके उसको जो है मार डाला गया, मार डाला। और जब ये चांदा मार डाला गया तो उसकी जगह कर्नाटक का नवाब बनाया गया मोहम्मद अली को, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि चांदा साहब के भाग जाने से लॉ, जो कि फ्रांसीसी कमांडर था, वो बंदी हो गया और मोहम्मद अली को नवाब बना दिया गया कर्नाटक। अभी आपने देखा था कि पहले हाफ में फ्रांसीसी जीत रहे थे, लेकिन दूसरे हाफ में देखा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो फ्रांसीसीज पर बहुत ज्यादा भारी पड़े। ब्रिटिशर्स फ्रांसीसी पर और भी ज्यादा भारी पड़ने वाले थे, क्योंकि अभी तक जिसने जीत हासिल करी थी फ्रांसीसी अधिकारियों में वो था डुप्ले। और डुप्ले जो है अब फ्रांस वापस जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जब इस तरीके की स्थिति देखी इसने, डुप्ले ने जब इस तरीके की स्थिति देखी तो वो चुप तो बैठेगा नहीं, क्योंकि अभी तो है ही यहां पर। वो चुप नहीं बैठा और इसीलिए डुप्ले ने मराठों से सहायता मांगी और मराठा शासकों का समर्थन उसने जो है प्राप्त कर लिया। किसने? डुप्ले जो है वो मराठा शासकों के पास गया और मराठा शासकों का उसने समर्थन प्राप्त किया। और इसी दौरान ये डुप्ले जो है वो तंजौर भी गया और तंजौर के नवाबों से तटस्थ रहने के लिए कहा कि आप लोग जो है उछल कूद मत करिएगा, आप पार्टिसिपेट मत करिएगा। तो तटस्थ रहने के लिए उनसे कहता है। और जब इस तरीके की परिस्थितियां इन दोनों की सहयोग से डुप्ले को मिल जाती हैं तो जनवरी 1753 में, जनवरी 1753 में वो अपने पास से कुछ पैसा खर्चा करता है, तकरीबन 3.5 लाख पौंड, तकरीबन 3.5 लाख पौंड जो है वो खर्चा करता है। और तकरीबन 3.5 लाख पौंड खर्चा करके जनवरी 1753 में स्वयं डुप्ले अपनी तरफ से इतना पैसा खर्चा करके वो त्रिचनापल्ली जो उसके हाथ से निकल गया था, वो त्रिचनापल्ली का पुनः घेराव करता है। त्रिचनापल्ली का पुनः घेराव जो है इसने किया। त्रिचनापल्ली का फिर से घेरता है और इस उम्मीद में घेरता है कि हम वो त्रिचनापल्ली वापस ले लेंगे। लेकिन 1753 के जनवरी में आपने देखा कि यहां पर आक्रमण किया, अपना पैसा लगा करके त्रिचनापल्ली को वापस पाना चाहा, थोड़ी बहुत इसको जीत हासिल हुई। लेकिन यहां की जो जीत है ना, उसमें कभी अंग्रेज जीत रहे थे और कभी जो है वो फ्रांसीसी जीत रहे थे। तो लगभग साल भर यही चलता रहा, साल भर जो है यही चलता रहा, कभी अंग्रेज ऊपर कभी ब्रिटिशर्स ऊपर। यानी कोई एक निर्णायक जो है वो त्रिचनापल्ली का हल नहीं निकला। 1 साल खर्चा हो गया, 1 साल खर्चा हो गया, 3.5 लाख पौंड खर्चा हो गया। तो ये जो फ्रांसीसियों की जो ये युद्ध नीति थी, जो डुप्ले के नेतृत्व में चल रही थी, ये युद्ध नीति फ्रांस में बैठे जो अधिकारी थे उनको पसंद नहीं आई। यहां ये याद रखना जरूरी है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सरकारी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो निजी थी। इसलिए इनकी नीतियों पर सरकार का नियंत्रण रहता था और सरकार को, फ्रांसीसी सरकार को, ये जो डुप्ले है, इस डुप्ले की युद्ध नीति जो है, युद्ध नीति जो उसने रखी और लगातार 1 साल तक देख रहे हैं आप, इस हारने के बाद भी जो युद्ध कर रहा है, ये अच्छा नहीं लगा उन्हें। और इसीलिए फ्रांसीसियों ने डुप्ले को वापस बुला लिया और 1754 में, ध्यान रखना है आपको, 1754 में, 1754 में डुप्ले वापस लौट गया। और डुप्ले की जगह पर जो व्यक्ति आया उसका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट गोहेड्यू डे जैमोंट। तो आप इनको सिंपली चार्ल्स जैमोंट के नाम से याद रख सकते हैं, या आप इन्हें चार्ल्स गोडेहेयू कह सकते हैं, जो भी कहना हो कह लीजिए। ये जो व्यक्ति हैं ये उतने क्या कितने भी योग्य नहीं थे जितना डुप्ले था।
और इसके आ जाने के पश्चात चार्ल्स जैमोंट ने पौंडीचेरी की संधि करी 1755 में। 1755 में क्योंकि डुप्ले वापस जा चुका है 54 में, 55 ने जैमोंट ने पौंडीचेरी का संधि किया, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी किया। इसमें कई शर्तें रखी गई। पहला शर्त को भाई युद्ध समाप्त होगा। जो ये फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध चल रहा है, ये युद्ध क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। एक शर्त ये रही। दूसरी शर्त इस संधि की ये थी कि भारतीय राज्यों के जो भी आंतरिक मामले हैं, भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में, आंतरिक जो भी मामले हैं, इसमें सहयोग नहीं करना है या अब इंटरफेयर नहीं करना है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। सहयोग तो छोड़ दीजिए, हस्तक्षेप नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है, नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, ना आप करेंगे ना हम करेंगे। करते हैं तो फिर ये युद्ध का परिणाम सामने आता रहता है बार बार, इसलिए नहीं करना है। दूसरी शर्त तो ये थी। तीसरी शर्त ये रखी गई कि भारतीय राजाओं द्वारा दी गई, भारतीय राजाओं द्वारा प्रदान की गई पदवी या जो भी उपाधियां हैं, उपाधियां दोनों लोग वापस कर देंगे। दोनों लोग क्या करेंगे, वापस करेंगे। फ्रांसीसी भी वापस करेंगे और ब्रिटिशर्स भी वापस करेंगे। चौथी शर्त इसमें एक और थी जो कि महत्वपूर्ण थी। चौथी शर्त यह थी कि अपने मतलब जो भी प्रांत आप लोगों ने जीते हैं, एक दूसरे को आप क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। चौथी शर्त थी, जीते हुए प्रांत जो है वो एक दूसरे के वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन इस वापसी के बाद भी, फाइनली इस वापसी के बाद भी अगर हम देखें तो अंततः जो है वो सिचुएशन हैदराबाद की और फ्रांसीसियों के, ब्रिटिशर्स की हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर के कैसे थी, वो ऐसी थी। नंबर एक तो मोहम्मद अली जो है वो कर्नाटक का नवाब था। मोहम्मद अली जो था वो कहां का नवाब था, कर्नाटक का। और आपको मालूम है किसके सहयोग से बना था ये अंग्रेजों के सहयोग से बना था। और जिस समय ये संधि हो रही है उस समय अंग्रेज जो है वो एडवांटेज में है, भले ही जीते हुए राज्य वापस करने हो रहे हो, वो एक अलग बात है। दूसरा, हैदराबाद जो है, हैदराबाद यहां पर सलावत जंग जो है, सलावत जंग, ये फ्रांसीसियों की सहायता से बना हुआ था, ये फ्रांसीसियों की मदद से बना हुआ था। तो इस सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को कुछ जगहें दे दी थी और वो जगहें जो हैं वो उत्तरी सरकार की थी। उत्तरी सरकार वाला रीजन मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। वहां के कुछ जिले जो है वो दे थे, तकरीबन 4 जिले दिए थे, जिसमें से एक मुस्तफानगर है, दूसरा जो है एन्नौर या एल्लौर करके है, राजमुंदरी है और चिकाकोल। तो ये 4 जगहें जो हैं वो फ्रांसीसियों को प्राप्त हुई थी। और इन्हीं कंडीशंस के साथ में ये जो सेकेंड कर्नाटक वॉर है, ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त। बस इसमें एक चीज रह गई है कि ये जो संधि हुई है पौंडीचेरी की संधि, इस संधि को ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज दोनों गवर्नमेंट जो है वो क्या करेंगी, अप्रूव करेंगी। और वो जब अप्रूव कर देंगी तो ये संधि अच्छी तरीके से लागू हो जाएगी। बस इतना सा करना शेष रह गया है। लेकिन ये इतना सा काम अभी आसानी से नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको देखने में लग रहा है कि भाई सेकेंड वॉर हो गया है तो अब तो शांति हो गई होगी। अभी शांति नहीं हुई है। हम उस परिणाम तक पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे उस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हमें यह समझ में आए कि ब्रिटिशर्स ही भारत में राज क्यों किए, जबकि सशक्त रूप से अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी भी भारत में स्टैब्लिश हुए थे। हम उस प्रश्न का उत्तर यहां पर खोज रहे हैं और उस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध तक पहुंच चुके हैं, जो कि 1756 से 1763 तक हुआ। और मेरे जितने भी डियर व्यूअर्स हैं उन सबको
सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि यहां तक किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई, और अगर परेशानी नहीं हुई है, सारी चीजें स्पष्ट समझ में आई हैं कल से लेकर के आज तक, तो मेरा एक प्रश्न है, हम तृतीय कर्नाटक युद्ध तक पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करके लिखे और ये बताए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय क्या था, और अब तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय तो लिखा है, तो तीनों कर्नाटक युद्धों का जरा समय लिखिए फटाफट, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे, उस कारण को जब हम तलाशेंगे तो सबसे बड़ा जो कारण मिलेगा वो कारण ही पिछले जो युद्ध समाप्त हुआ है उसकी होने वाली संधि है, और यही चीज हमने देखा था सेकंड जब कर्नाटक वॉर हुआ था, तो उसमें फर्स्ट कर्नाटक वॉर की जो संधि हुई थी वो कारण बना था। इसी तरीके से तृतीय वाले के लिए द्वितीय संधि जो है वो कारण बन रही है। पौंडीचेरी की जो ये संधि हुई, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये संधि जो है वो अप्रूव होनी थी ब्रिटिश और फ्रांसीसी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इनको जो है क्या करना था, इसे अप्रूव करना था, लेकिन क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया था, इसलिए यह संधि अस्थायी थी। इससे पहले कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे अप्रूव करती या फिर फ्रांसीसी गवर्नमेंट इसे अप्रूव करती या दोनों मिलकर के अप्रूव करती, 1756 में यूरोप की बात कर रहा हूं, भारत की भी नहीं बात कर रहा हूं, यूरोप में 1756 में ब्रिटिश या ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसे आप 7 ईयर वॉर या सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में जानते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में जानते हैं, जिसमें जितने भी युद्ध के जो नीतियां थीं वो पिट के द्वारा बनाई जा रही थी, जितनी भी युद्ध की नीतियां थी। तो ये हमको यहां से पॉइंट समझ में आ गया। खैर उसकी पिट का नाम लेने की खास जरूरत यहां पर नहीं है, लेकिन हमको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर ये सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। अब सप्तवर्षीय युद्ध के समय तो उसको कोई अप्रूव करने जा नहीं रहा है, इसका मतलब ये भारत में फिर से ब्रेक होगा, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों के मन में मलाल है, और वो मलाल इसीलिए है कि पिछला वाला जो युद्ध हुआ उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज सुपीरियर सिद्ध हुए थे। लेकिन आप देखिए समय क्या लिखा है, 1756 से 1763 ये लिखा है तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात। और जो लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा भी पहले पढ़ चुके हैं वो इस कालखंड में बीतने वाले एक महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में भी जानते हैं, जिसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ, और आप देख सकते हैं कि 1756 से लेकर के 63 तक का समय, 1757 में एक युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। लेकिन मैं प्लासी का युद्ध यहां नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन इसके परिणाम जो हैं या ये जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका तृतीय कर्नाटक युद्ध में निभाएगा, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया था। बंगाल पर अधिकार किसका हो गया था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया था, बहुत पैसा मिला था यहां से, और इसीलिए अंग्रेजी प्रभाव को खत्म करने के लिए फ्रांसीसियों ने एक विशेष कह सकते हैं कि व्यक्ति को भेजा, और सोचा कि यह बहुत अच्छी नीति से पालन करेगा, क्योंकि डुप्ले तो वापस नहीं जा सकता था। तो एक नया फ्रांसीसी गवर्नर भारत आया जिसका नाम था काउंट दे लली। क्या नाम था? यहां पर शायद नाम लिखा हो, ये लिखा है, ये लिखा है काउंट दी लली, ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति को फ्रांसीसियों ने भेजा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रांसीसी क्या कर रहे हैं, फ्रांसीसी जो सरकार है वो क्या कर रही है, लली को, या लाली कह सकते हैं, लल्ली, कुछ भी नाम आते हैं इस तरीके से, लाली, लल्ली या लली, इसको जो है भारत भेजा। लेकिन जब तक ये भारत पहुंचता तब तक 1758 हो चुका था, अप्रैल 1758 में पहुंचा था। और आप फिर देखिए कि 1757 बीत चुका है। जोड़ते रहिए सारी चीजों को, कनेक्ट करते रहिए, यानी कि कितना भी आप जल्दी आ गए तब भी जो है फ्रांसीसी से आगे नहीं, फ्रांसीसी जो है आप आगे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि वहां पर बंगाल में उन्होंने अपना अधिकार कर लिया है। बंगाल का विजय जो है अंग्रेज कर चुके थे, और 1757 में ये जो विजय हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी।
उस समय बंगाल को उसने जीत लिया था। नवाज, वहां का जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, इसको हराया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को आपको मालूम है कि हराया था। डिटेल में चर्चा करेंगे जब प्लासी का युद्ध पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी आपको मोटे मोटे तौर पर यही पता करना है। ब्रिटिश कमांडर वॉटसन ने रॉबर्ट क्लाइव की सहायता करी थी इसमें। बहरहाल जब उसने देखा, जब ये लल्ली भारत आया और उसने देखा कि बंगाल पर अधिकार इधर कर लिया है उसने, तो लल्ली ये सोचता है कि किसी ऐसी जगह पर आक्रमण किया जाए जहां पर ब्रिटिशर्स का कमांड है और वो हिस्सा ब्रिटिशर्स से छीन लिया जाए। और उसने सबसे पहले जिस जगह पर आक्रमण किया, ये काउंट दी लल्ली ने जिस जगह पर आक्रमण किया वो था सेंट डेविड फोर्ट। और जो लोग लेक्चर की शुरुआत से बने हुए हैं उनको मालूम है कि सेंट डेविड फोर्ट मैंने दिखाया था, पर जो लोग 20 से जुड़े हैं उनको भी मैं एक बार दिखा देता हूं। सेंट डेविड फोर्ट, ये देखिए, ये लिखा है सेंट डेविड फोर्ट, यहां पर ये है सेंट डेविड फोर्ट, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये है डेविड फोर्ट। अब उस समय बहुत बड़ा करके जूम करके मैंने दिखाया था, पर अभी आप इसी से ही काम चलाइए। सेंट डेविड फोर्ट, यहां पर जो है लल्ली ने हमला कर दिया। और ये जगह किसकी है? मैंने बताया था आपको, ये जगह अंग्रेजों की है। ये जगह किसकी है? ब्रिटिशर्स की है। तो ब्रिटिशर्स के सेंट डेविड फोर्ट पे जब इसने हमला किया तो क्या अंग्रेज शांत बैठे रहे होंगे? स्वाभाविक सी बात है, नहीं। फिर भी जून 1758 में इसको सफलता मिल गई। जून 1758 में लल्ली को क्या मिल गई? सफलता मिली। और इस सफलता के कारण इसको सेंट डेविड फोर्ट पर क्या मिल गया? अपना अधिकार मिल गया। तो एक तरीके से फिर से फ्रांसीसी वर्चस्व जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसी चीज में अभिभूत होकर के इसने एक छोटी सी गलती कर दी। और वो गलती क्या कर दी कि इसने सोचा कि सेंट डेविड फोर्ट पर हमने हमला करके उसे जीत ही लिया है, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और तंजौर का घेराव करते हैं। तंजौर जो आपने देखा कि द्वितीय युद्ध में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, तो तंजौर का इसने घेराव करना शुरू कर दिया। पर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तंजौर पे घेराव करना क्यों चाह रहा है? क्योंकि तंजौर जो है वो अभी तो आपने पीछे देखा था कि तटस्थ रहने के लिए डुप्ले ने बोला था, तब से ये तंजौर तटस्थ ही था, कोई इंटरफेयर उस तरीके की कर ही नहीं रहा था। फिर इसका घेराव करने की जरूरत क्या थी? ये जैसे इनको यहां पे बंगाल से बहुत धन संपदा प्राप्त हुई थी ना ब्रिटिशर्स को, वैसे ही लाली जो है वो तंजौर से धन वसूली करना चाहता। और इसी धन वसूली के उद्देश्य से उसने तंजौर का घेराव किया, इसको घेरा। और यहां से ये वसूली करने की उम्मीद रखता था लगभग 56 लाख जो रुपए है, 56 लाख रुपए, 56 लाख रुपए की वसूली के लिए उसने तंजौर का घेराव किया, लेकिन यह वसूली कर नहीं पाया। घेराव काफी लंबा चल गया, और घेराव क्योंकि लंबा चल गया, इससे अंग्रेजों को लाभ हुआ, उनको समय मिल गया। अंग्रेजों को जब लाभ हुआ, समय जब उन्हें मिल गया, तो इस समय का लाभ कैसे उठाया ब्रिटिशर्स ने? जिस बंगाल पे ब्रिटिशर्स ने अधिकार कर लिया था, उस बंगाल से सैन्य सहायता मिली, सैन्य सहायता। और यह सैन्य सहायता पहुंच गई तंजौर। आप अभी जनाब घेरा किए ही हुए थे, पैसा आपको मिला नहीं था। हालांकि आप सेंट डेविड जीत चुके थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसका बदला लेने के लिए सेना जो है वो बंगाल से बुलाई, और बंगाल से सेना जो है वो तंजौर पहुंच गई, बंगाल की खाड़ी होते हुए। और जब यह सेना पहुंच गई तो इन्हें मजबूरी में, लल्ली को मजबूरी में यहां से घेरा जो है वो हटाना पड़ा। तो अभी अभी आप थोड़ा जीते थे, लेकिन हार का मजा भी आपने चख लिया। ठीक है, यह पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब लल्ली परेशान हो गया कि भाई अब क्या किया जाए, अब तो ये हमारे हाथ से निकल गया, तो अब क्या किया जाए। ठीक, फ्रांसीसियों की सेंट डेविड फोर्ट पर विजय हो गई, मैंने आपको बताया, और किस तरीके से वो घेराव पड़ा वो मैंने आपको बताया। अब क्योंकि जो तंजौर था, तंजौर जो था उसका घेराव हटाया, उसका घेराव जब लल्ली ने हटाया, तो वो वहां से हट करके मद्रास को घेर बैठा। कि दूसरी इंपॉर्टेंट जगह ब्रिटिशर्स की कौन सी थी? दूसरी इंपॉर्टेंट जगह जो थी वो थी, दूसरी इंपॉर्टेंट जगह थी मद्रास।
यहां पर कौन थे? यहां पर अंग्रेज थे, और इस अंग्रेजों की बस्ती को इसने घेर लिया, और इसको घेरने के लिए उसने बुस्सी को बुलाया। ये वही बुस्सी है जो सेकेंड वॉर में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर गया था। और जब संधि हुई, तृतीय कर्नाटक युद्ध से पहले जो संधि हुई पौंडीचेरी की, उस पौंडीचेरी की संधि में जब अपने अपने जगह वापस करने की बारी आई, तो सब जगह वापस हुई, लेकिन बुस्सी जो है वो हैदराबाद में रुक गया, वो हैदराबाद में ही बना रहा, और जो भी प्रशासनिक इंटरफेयर थे वो करता था। तो इन्होंने क्या किया? लाली ने क्या किया? लाली ने मद्रास का घेराव करने के लिए हैदराबाद से बुस्सी को बुला लिया, और इस प्रकार से हैदराबाद जो है वो फ्रांसीसियों का जो एक वहां पर पैठ बैठी हुई थी, उस पैठ को इसने बुला लिया। और जैसे ही बुस्सी जो है वो लाली के कहने पर मद्रास की ओर घेराव करने चला, उसी समय कर्नल फोर्ड नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था। कर्नल फोर्ड नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसने उत्तरी सरकार पर हमला बोल दिया। उत्तरी सरकार जो था उस पर हमला बोल दिया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पौंडीचेरी का जो संधि हुई उसमें 4 जगहें भी मिल गई थी। हैदराबाद का जो उत्तरी प्रोविंस जो था वो मिला था उत्तरी सरकार का, वो इन लोगों को मिल गया था, इनके पास था, फ्रांसीसियों के पास, क्योंकि हैदराबाद छोड़ करके चला गया। तो इधर वो मद्रास घेरने गए हैं और इधर ये उत्तरी सरकार पर इसने हमला कर दिया। तो ये जो नीति है ना, ये जो लल्ली की ये वाली जो नीति है, इस नीति की बड़ी निंदा करी जाती है। और इस मामले में अगर हम देखें तो केवल एक अभी तक इस लल्ली ने विजय प्राप्त की है, वो सेंट डेविड फोर्ट पर है। सेंट डेविड फोर्ट जीतने के बाद उसने गलती करी तंजौर से पैसा वसूलने की, जो कि इनके पहले से साथी थे, वो अब इनके विपरीत हो गए, यानी अदूरदर्शिता का एक कार्य किया है। और दूरदर्शिता ना दिखाने का एक कार्य फिर किया कि इसने मद्रास को घेरा, और मद्रास को घेरने के लिए बुस्सी को बुलाया, जो कि अच्छा खासा हैदराबाद को संभाल रहा था। और हैदराबाद कमजोर होने की वजह से कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार जो था वो फ्रांसीसियों से जीत लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जीत लिया तो जीत लिया, इधर मद्रास पे तो काबू करने की क्षमता को बढ़ा ही रहा है, इसमें गलत नीति क्या है? तो गलत नीति जनाब यह है कि जिस समय कर्नल फोर्ड ने बुस्सी के हट जाने पर उत्तरी सरकार पर कब्जा किया, तो आप मुझे बताइए उस समय हैदराबाद का नवाब कौन है? उस समय हैदराबाद का जो नवाब है वो सलावत जंग है। और मैंने आपको बताया था कि सलावत जंग जो है वो फ्रांसीसियों के सहयोग से ही बना था, और फ्रांसीसी तो चले गए थे मद्रास सहायता करने के लिए। तो ये डर गया, भयभीत हो गया सलावत जंग, और सलावत जंग भयभीत होकर के अंग्रेजों से जा मिला। अब देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई है, कितनी बड़ी गलती हो गई। केवल एक व्यक्ति को गलत समय पर गलत जगह पर बुलाना लल्ली के लिए कितनी बड़ी गलती साबित हो गई। मद्रास का जो घेराव था, जो मद्रास घेर रखा था, उस घेराव का बदला लेने के लिए अब ब्रिटिशर्स पर्याप्त समय पा चुके थे, पर्याप्त धन पा चुके थे, पर्याप्त सैन्य सहायता प्राप्त पा चुके थे, अंग्रेजों के पास में जहाजी बेड़े भी थे, और इसीलिए लल्ली को मद्रास से अपना घेराव उठाना पड़ा। क्योंकि लल्ली ने 2 बार दुस्साहस किया, एक बार मद्रास पर घेराव डाल करके, और एक बार आपने देखा कि तंजौर पर घेराव डाल करके, जो दक्षिण भारतीय प्रांत जिस पर अच्छी खासी पकड़ थी फ्रांसीसियों की, उसको अपने से विरोध में शामिल कर लिया। और इस विरोध को फाइनलाइज करने के लिए अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक अंतिम विजय हो। और अब ये वो समय था कि जब ब्रिटिशर्स इनसे बहुत आगे निकल चुके थे, बहुत आगे, सैन्य मामले में, रुपए पैसे के मामले में, प्रोविंसेस के मामले में बहुत आगे निकल चुके थे। तब उन्हें सही समय लगा कि अब हमें फ्रांसीसियों के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। अब ये फ्रांसीसी बहुत छटपटा रहे हैं, अब हमें फ्रांसीसियों के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। और इस आक्रमण को, ये छोटी मोटी झड़प इस तरीके से साल भर चलती रही, और इस छोटी मोटी झड़प को खत्म करने के लिए एक बड़ा युद्ध हुआ जिसे कहा गया वॉन्डी वॉश का युद्ध।
अब वॉन्डी वॉश का युद्ध इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 1759 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ, लेकिन उससे थोड़े समय पहले 1759 में एक बहुत ही योग्य सेना नायक भेजा गया जिसका नाम था सर आयरकूट, और यह सर आयरकूट मद्रास का गवर्नर बनकर के वहां पर बैठा। वहां पर गवर्नर के रूप में सर आयरकूट आया, बहुत योग्य था ये। और आयरकूट अब फाइनली जो है फ्रांसीसियों को हराना चाहता था। जिस समय ये गवर्नर है आयरकूट, उसी समय फ्रांसीसी गवर्नर आप देख रहे हैं कि लल्ली है। तो दोनों ही गवर्नर्स का नाम आपको याद रखना है यहां पर। इसी ने 1760 में मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में, मद्रास और पौंडीचेरी, इसी के बीच में एक जगह थी वॉन्डी वॉश। और मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉन्डी वॉश को थोड़ा याद रखिएगा मैप पर। चलिए दिखा देते हैं, क्योंकि इतनी देर में भूल तो जाते ही हैं आप। देखिए ये वॉन्डी वॉश लिखा है, और वॉन्डी वॉश ये है, और आप देखिए ये है मद्रास और ये है पौंडीचेरी। तो मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में एक जगह है वॉन्डी वॉश। इसी वॉन्डी वॉश में ये युद्ध लड़ा जा रहा है, ये युद्ध लड़ा जाना तय हुआ है, वॉन्डी वॉश। ठीक है, 1760 में वॉन्डी वॉश में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाएं जो हैं वो आमने सामने हुई, और आप सब लोगों को मालूम है कि इसमें फ्रांसीसी जो थे वो बुरी तरीके से हारे। फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए। अभी तक जो पराजय हो रही थी उसमें थोड़ी पराजय अंग्रेज की थी, थोड़ी ब्रिटिशर्स की थी, तो जो संधि हो रही थी वो उसमें बार बार अपने जीते हुए प्रांत वापस करने पड़ रहे थे। लेकिन अब जो संधि हुई है उसमें बलपूर्वक तेजी के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ ब्रिटिशर्स ने युद्ध लड़ा है और फ्रांसीसीज को हरा दिया है। फ्रांसीसीज हार जाते हैं, बुस्सी को बंदी बना लिया जाता है, और अगले एक साल तक, यानी 1761 आते आते तक सब कुछ, या यूं कह सकते हैं कि पौंडीचेरी जो था, जो पौंडीचेरी जिस पर फ्रांसीसियों की जो बस्ती थी, इस फ्रांसीसी बस्ती पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो आपने खो दिया अपना पौंडीचेरी भी, उनका मद्रास पाने के चक्कर में। और फिर इसके बाद जो अगला एक साल है, उस अगले एक साल के अंदर तकरीबन सब कुछ ये फ्रांसीसी गंवा बैठे, और फाइनली 1763 में पेरिस समझौता हुआ, और उस पेरिस समझौते के माध्यम से ये जो युद्ध है उसको समाप्त किया गया। इस युद्ध के बारे में इतिहासकार मालेसन कहता है कि इस युद्ध ने उस भवन को, जिसे मार्टिन शुरुआत में बताया था, फ्रैंको मार्टिन, ड्यूमा और डुप्ले ने बनाया था, उसे धूल धूसरित कर रख दिया, मिटा के रख दिया, मिट्टी में मिला दिया। बहरहाल हमें क्या करना है, हमें तो बढ़ना है आगे। ठीक है, पेरिस की संधि के बारे में जानना है। पेरिस की संधि हुई 1763 में। अब पेरिस की जो संधि है वो भारत में भारतीय युद्ध जो हो रहे हैं उसकी वजह से नहीं हो रही है, सप्तवर्षीय युद्ध जो वो हो रहा है। 10 फरवरी 1763, 10 फरवरी 1763 ये है पेरिस की संधि। और पेरिस की जो संधि होती है उसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी यूरोप में आपस में संधि करते हैं। यूरोप में यह संधि हुई है, और किनके बीच में हुई है? ब्रिटिश और फ्रांसीसीज के बीच में हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज का आपस में यूरोप में संधि हुआ है। और इस संधि में जो शर्तें आई हैं उसमें यह भी कहा गया कि भारत में जो इसका प्रभाव जो है वो भारत में भी हुआ, इसका प्रभाव जो है वो भारत पे भी पड़ा। और भारत में किस तरीके से पड़ा है, क्योंकि हमें यूरोप में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं जा रहे हम। भारत में इसके क्या परिणाम हुए उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों ने चंदर नगर को छोड़ करके फ्रांसीसी की जितनी बस्तियां थी सब वापस कर दी। चंदर नगर छोड़ करके, आप बताइए चंदर नगर कहां है? छोड़कर समस्त फ्रांसीसी बस्तियां वापस कर दी गई। लेकिन कौन सी समस्त फ्रांसीसी बस्तियां वापस की गई? वो फ्रांसीसी बस्तियां वापस कर दी गई जो
1749 तक इनके पास थी, 1749 से पहले जो थी। 1749 के बाद जो फ्रांसीसी बस्तियां फ्रांसीसियों ने कैप्चर करी थी वो नहीं दी गई, उस पर सब पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। हालांकि 1749 से पहले इन्होंने चंदननगर पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन चंदननगर वापस नहीं किया अंग्रेजों ने। अब क्योंकि अंग्रेज जीते ना, तो अपनी शर्त अपने हिसाब से रखेंगे, शर्तें अपनी बनाएंगे, और आपको मानना पड़ेगा कि आप बुरी तरीके से पराजित हुए, आपके पास कुछ नहीं है, अब पैसा खत्म, योग्यता है ही नहीं। और ये जो भी बस्तियां इनको मिली फ्रांसीसीज को, ये बस्तियां फिर भारत की आजादी तक इनके पास रहीं, भारत की आजादी तक। तो ऐसा नहीं कि जब भारत पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं तो उसमें फ्रांसीसी भारत में नहीं है, लेकिन सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, राज नहीं कर रहे हैं। और ये काम न सिर्फ फ्रांसीसी कर रहे हैं इस समय, बल्कि पुर्तगाली भी कर रहे हैं, डच भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को तो पराजित किया ही किया था, और जो डच हैं और जो पुर्तगाली हैं उनको भी पराजित कर दिया था, बुरी तरीके से खत्म कर दिया था। जो महत्वपूर्ण शर्त थी वो ये थी कि फ्रांसीसी भारत में व्यापार कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, किंतु वे भारत में सेना नहीं रख सकते थे, सेना नहीं रख सकते थे, भारत में वो सेना नहीं रख सकते थे। ये दूसरी वाली जो शर्त थी वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि दोबारा फ्रांसीसी जो है वो उठकर खड़े नहीं हो पाए। और क्योंकि ये दोबारा उठकर खड़े नहीं हो पाए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर, डचों पर और अब फ्रांसीसियों पर कब्जा कर लिया। और क्योंकि यहां पर ब्रिटिशर्स जीत चुके हैं, क्योंकि यहां पर अंग्रेज जीत चुके हैं, तो अब आपको यह उत्तर मिल गया होगा कि आखिर कैसे, अब आपको यह उत्तर मिल गया होगा कि आखिर कैसे भारत पर शासन करने वाले ये ब्रिटिशर्स ही रहे, ये दूसरी जो महान शक्तियां थी वो भारत पर राज नहीं कर पाई। ये सब चीजें कैसे हुई ये आपको पता चल गया होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने बड़े ध्यान से इसको सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और बनाना है, क्योंकि हमें यह भी तलाशना है कि आखिर ये फ्रांसीसी हारे क्यों, उनकी असफलता के कारण क्या थे। जल्दी जल्दी से उन कारणों के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। फ्रांसीसियों की असफलता में पहला कारण है कि इनकी व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता फ्रांसीसियों से ज्यादा थी, ब्रिटिशर्स की। और वो आर्थिक श्रेष्ठता इस प्रकार से भी ज्यादा थी कि आप सोचिए 1736 से लेकर के 1756 तक के बीच में अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने अपने व्यापार में तकरीबन 2.5 गुना मुनाफा कमाया था। 2.5 गुना व्यापार उनका जो है ज्यादा हुआ था और फ्रांसीसीज का नहीं हुआ था। एक तो कारण यह था, और जिस समय फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, उस समय युद्ध जब हो रहे थे, तो उस समय फ्रांसीसीज जो थे वो युद्ध में ही इन्वॉल्व थे, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अपने व्यापार को देख नहीं पाए। जबकि ब्रिटिशर्स जिस समय युद्ध में इन्वॉल्व थे तो वो युद्ध भी कर रहे थे और साथ ही साथ उतनी ही तवज्जो वो अपने व्यापार को भी दे रहे थे। यहां से सीख मिलती है कि जब आपके पास में परेशानी हो तो आप अपने प्राथमिक उद्देश्यों को नहीं भूल सकते। अगर आप परेशानियों से लड़ते लड़ते प्राथमिक उद्देश्यों को साथ में रखेंगे तो आपको जीत मिलेगी। लेकिन अगर प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करते समय बीच में हर्डल्स आएंगे, तो आएंगे ही आएंगे। अगर प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करते समय बीच में किसी प्रकार की रुकावट आती है और आपका फोकस सिर्फ उस रुकावट पर ही हो जाता है और जो प्राथमिक उद्देश्य है उससे आपका ध्यान भटक जाता है, तो आप फ्रांसीसियों की तरह निश्चित रूप से हारेंगे। उद्देश्य आपका यूपीएससी निकालना है, हर्डल्स बीच में बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, पता नहीं कैसे कैसे। कभी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कभी इतना इंपॉर्टेंट काम घर में आ जाएगा कि करना ही पड़ेगा। किसी घर में को इस साल शादी ही हो, कुछ भी, मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने, बहुत सारे रोड़े आते हैं। तो अगर आपने प्राथमिक, ऐसा नहीं कि शादी अटेंड नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि बीमार हो गए तो अब उसको देखना नहीं है, या आपके घर में कोई बीमार हो गया तो उसको देखना नहीं है, या किसी का अनहोनी हो गया तो उसको देखना है उसको भी, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य वही है, यूपीएससी निकालना।
उसे अगर आप टारगेट से भूल जाएंगे तो आप फ्रांसीसी बनेंगे, और अगर आप उसे टारगेट में रखते हुए इन परेशानियों से लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप ब्रिटिशर्स बनेंगे। परंतु मैं संदेश के माध्यम से यह नहीं सिखाना चाह रहा हूं कि आप सीख लें अंग्रेजों से। हमारा देश वो देश है जो हर परिस्थिति में सीखने की इच्छा रखता है, और हर किसी से अगर हमें दुश्मन भी कुछ सिखाते हैं तो हम सीखते हैं, और इस इतिहास के पन्ने से हमें यह सीखने को मिल रहा है। ये लाइन ये सिखा रही है कि जिस समय आप युद्ध कर रहे थे उस समय आपकी प्राथमिकता यह भी थी कि आप अपने व्यापारिक केंद्रों को बढ़ाएं, क्योंकि आपने पहले ही टारगेट, फ्रांसीसियों ने भी पहले टारगेट सेट कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने भी टारगेट सेट कर लिया था कि हम औपनिवेशिक साम्राज्यवाद को यहां पर बढ़ावा देंगे और बढ़ाएंगे। लेकिन फ्रांसीसियों का साम्राज्यवाद कहां चला गया? खो बैठे, जबकि इन्होंने साम्राज्यवाद को कायम रखा, और इसीलिए तीसरे कर्नाटक वॉर से पहले ही उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया था। आप कहां चले गए थे? आपको भी करना चाहिए था। एक ये फेल्योर का कारण है। दूसरा कारण है कंपनी का स्वरूप। जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्राइवेट या निजी कंपनी थी, तो अपने सारे निर्णय भी वो निजी लेते थे और अपने सारे लाभ भी वो निजी तौर पर बांटते थे। जबकि जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये सरकारी कंपनी थी, इनको सारे निर्णय जो है वो सरकारी महकमों के हिसाब से करने होते थे, और इन्हें इनकी जो भी कमाई होती थी उसके शेयर का कुछ एक निश्चित अंश मिलता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता था। इसलिए इनके जो अधिकारी थे वो ज्यादा लगाव नहीं रखते थे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से, जितना लगाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रखते थे। स्वाभाविक सी बात है, जब आपको अपने कर्तव्य के प्रति लगाव होगा तो आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। और जहां सरकारी ढर्रे का काम चलेगा वहां तो आप जान ही रहे हैं कैसे काम चलता है। आजकल तो सरकारी विभाग भी ठीक तरीके से कार्य करने लगे हैं, वरना पहले तो और भी समस्याएं होती थी, बहुत समस्याएं थी। आप लोग ऐसे सरकारी विभाग में मत जाइएगा, और जाइएगा तो ऐसा सरकारी विभाग मत बनाइएगा, नहीं तो फ्रांसीसी बनेंगे आप भी। तीसरा, अंग्रेजों की बंगाल विजय। अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय करके न सिर्फ अपनी वर्चस्व का डंका बजवाया, बल्कि अकूत धन संपदा भी प्राप्त करी, जिसका प्रयोग उन्होंने तृतीय कर्नाटक युद्ध में किया। जबकि यह पैसा पाने के लिए तंजौर गए और अपने जो निजी संबंध थे तंजौर के राजाओं से वो खराब कर लिए। तो यह भी एक कारण है। और सबसे बड़ा कारण है फ्रांसीसी सरकार की बेवकूफी। डुप्ले वो व्यक्ति था जो फ्रांस को शायद और आगे ले जा सकता था। कर क्या रहा था वो? 1 साल ही तो खराब किया था, 3.5 लाख निजी रुपए खराब किए थे, आपके तो नहीं किए थे। उसके बावजूद भी आप उसकी नीति से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बजाय अगर आपने और फ्रांसीसी सैन्य सहायता भेजी होती, जैसे ब्रिटिशर्स बार बार भेज रहे थे, तो शायद डुप्ले कुछ और कर बैठता। तो डुप्ले की वापसी भी फ्रांसीसी हार का एक प्रमुख कारण है। और ये महाशय तो इनका क्या ही कहना, इनके बारे में तो मैंने आपको बताया कितनी अदूरदर्शिता का कार्य किया इन्होंने। कभी तंजावुर पे कब्जा कर रहे हैं, कभी मैसूर पे माफ कीजिएगा मद्रास पे कब्जा करने की बारी सोच रहे हैं, कभी अनर्गल ही हैदराबाद जो स्टैब्लिश है उसको बुला ले रहे हैं यहां पर और हैदराबाद को कमजोर कर दे रहे हैं और अपने सत्ता को खो दे रहे हैं। तो ये अदूरदर्शी व्यक्ति है। साथ ही साथ इसके अपने अधिकारियों के साथ भी ठीक संबंध नहीं थे, बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था, अड़ियल स्वभाव का था, एरोगेंट था ये। इस वजह से अपनी सेना के, इसकी जो सेना थी उसके ऊपर विश्वास नहीं जमा पाई, उतना मन से नहीं लड़ पाई जितना मन से डुप्ले के साथ लोग लड़ते थे। विलियम पिट जो कि यूरोप में ब्रिटिश युद्ध नीति का नेता था, उसने यूरोप में फ्रांस को इस तरीके से फंसाया कि यूरोप भारत में अपने युद्ध को सही तरीके से देख ही नहीं पाया, ना ही उसके साथ व्यापार कर पाया। यह भी एक कारण था। अंग्रेज आपस में परस्पर सहयोग करते थे। आपने देखा कि कैसे कैसे सैन्य सहायताएं जो हैं वो रॉबर्ट क्लाइव को मिली थी। कैसे तृतीय युद्ध में आपने देखा कि बंगाल से सैन्य सहायता दक्षिण में पहुंच गई तंजौर की तरफ। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए भी ये हारे। फ्रांसीसियों की जो जल सेना थी वो कमजोर थी। हालांकि फ्रांसीसियों की स्थल सेना ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन क्योंकि व्यापारिक मार्गों पर, जल मार्गों पर अंग्रेज इनसे ज्यादा सुपीरियर थे और अब तक इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया था कि वही जीतेगा जो पानी में सर्वश्रेष्ठ योद्धा सेना रखेगा। तो इस कारण से भी हम मान सकते हैं क्योंकि फ्रांसीसी इस मामले में कमजोर थे, इसीलिए। अब देखिए फ्रांसीसी तब भी कमजोर थे, लेकिन डुप्ले ने दिमाग से काम किया था। मॉरिशस से सहायता मंगा ली थी उसने एक समय में, लेकिन ये नहीं मंगा पाए, और ये हार गए।
तो ये सब तमाम कारण हैं जो फ्रांसीसियों की सफलता के लिए, असफलता के लिए योग्यता क्रिएट करते हैं। और अंततः ब्रिटिशर्स भारत में अब दक्षिण पर आप देख सकते हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, हैदराबाद, चाहे दक्षिण में वो कर्नाटक का हिस्सा हो, और चाहे पूर्व में बंगाल का हिस्सा हो, इन सब पर वो विजय पा चुके हैं। और अब वो ये समझ चुके हैं कि किसी भी भारतीय राजा के पास में योग्य नौसेना नहीं है, और अब उनके पास भरपूर पैसा, सैन्य सहायता और प्रशासनिक सहयोग मौजूद थे। तो ये मद वाले अंग्रेज क्यों ना आगे बढ़ते, ये आगे बढ़े और इन्होंने 1764 में बक्सर के युद्ध को परिणाम दिया, जिस बक्सर के युद्ध ने पूरी तरीके से ब्रिटिश और भारत की जो राजनीति थी उसको बदल के रख दिया, उसकी सूरत को बदल के रख दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन सभी पुर्तगालियों के आगमन की कहानी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। और अब क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये सारे प्रांत मिल गए हैं, तो अगले अध्याय में हम क्या पढ़ रहे होंगे? अगले अध्याय में हम यही समझ रहे होंगे कि इन चीजों को पाने के बाद अंग्रेजों की नीति क्या रही। अभी तक अंग्रेज अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये व्यापारी से अधिकारी बनने की प्रक्रिया थी। अब क्योंकि उनके पास अधिकार आ गया है, तो इस अधिकार का वो कैसे करेंगे इस्तेमाल, इसके बारे में जानेंगे हम अगले एपिसोड में, और समझेंगे कि कैसे उन्होंने भारत में विस्तार किया है अपनी नीतियों का। और जब उसे हम समझ लेंगे, तब हमको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि उस समय भारत की क्या सिचुएशन थी, क्यों भारतीय प्रांत अंग्रेजों के गुलाम बने, और क्यों हमें आगे इतिहास के इन पन्नों को दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि अगर दोहराएंगे तो इतिहास याद रखेगा और फिर से पलटवार करेगा। इसलिए राष्ट्रीय एकता कितनी जरूरी है, यह सब महत्व भी आपको यहां पर समझ में आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये नक्शा भी आपको मैंने पहले ही बताया था, ये सब हिस्सा गया। ये पूरा का पूरा आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया है जो आपको इस समय दिख रहा है, इधर पश्चिम वाला छोड़ दीजिए, ये सब अंग्रेजों का हो गया है, ये भारतीयों का भी नहीं रहा, और रहा भी तो ब्रिटिशर्स के एहसान से जीवित रहेगा। अब तो देखेंगे अगले एपिसोड में कि कैसे इसको गवर्न करेंगे ब्रिटिशर्स। इस सभी चीजों पर अपने विचार, अपने मत, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, भारत की विदेश नीति उस समय कैसी थी, या फिर आपको यह पढ़ करके क्या अनुभव हो रहा है, क्या मलाल हो रहा है, उन भावनाओं को आप प्रकट कर सकते हैं हमारे साथ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं विरत दुबे 01 के साथ। और इस लेक्चर की पीडीएफ यदि अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं विरत दुबे 01। इस टेलीग्राम से जुड़ करके आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करके आसानी से आप बना सकते हैं अपने नोट्स। आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में एक नए जोश, एक नए उत्साह और एक नई नीति की जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।